अगर तुमने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी इस बात की श्योरिटी मैं तुम्हें दे सकता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम 90% से ज्यादा मार्क्स तो आराम से ला सकते हो। क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो भैया ये है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सब देखो, सबसे पहले जानते हैं अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money। पैसे के मामले में जब भी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग होती है उसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, उसके बाद जो रिजल्ट्स निकल कर लाते हैं बैलेंस शीट के फॉर्म में। बिजनेस का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है साल के एंड में, कि पूरे साल बिजनेस ने मॉनेटरी टर्म्स में यानी कि पैसे के मामले में किस तरीके से परफॉर्म करा, ये है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब जानते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। आखिर अकाउंटिंग होती कैसे। यहाँ पर एक कोड है जो कि आप याद कर सकते हो, IMRC-SAC, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, कम्युनिकेशन। यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, पैसे से रिलेटेड इवेंट हुआ एंड बिजनेस में हुआ तो वो आएगा अकाउंटिंग के अंडर। आइडेंटिफिकेशन हो गया, उसके बाद मेजरिंग करी जाएगी, कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस हुआ। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग, यानी कि इनको लिखना पड़ता है हमें बुक्स के अंदर। उसके बाद आती है क्लासिफाइंग, इनको अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई करना पड़ता है, प्रॉफिट अलग और लॉस अलग। उसके बाद आती है समराइजिंग, इन सबको समराइज वे में लिखना होता है हमें। एंड फिर आता है एनालिसिस, उस रिपोर्ट को एनालाइज करना होता है। एंड फिर आता है लास्ट में कम्युनिकेशन, यानी कि हमें कम्युनिकेट करके लोगों को बताना पड़ता है। उसके लिए होते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, जो भैया कुछ नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है IMRC-SAC। यहाँ पर हमने बात करी थी ना कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन करेंगे किसके लिए, मतलब किससे मतलब है हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। इंटरनल जो कंपनी के अंदर होते हैं, एक्सटर्नल जो कंपनी के बाहर होते हैं। तो अब बात करते हैं इंटरनल यूजर्स की, जो कि होते हैं ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। जो भी ओनर्स रहता है कंपनी के, जो CEO है, CFO है, CTO है, जो भी एकदम टॉप वाली टीम रहती है ना। अब किसी भी कंपनी के सपोज एक मालिक है, उसके नीचे 4 को मालिक और हैं। को मालिक, ये वर्ड बड़ा अच्छा भाई, सबको मालिक, इसको याद कर लेना, आपको फ्यूचर में काम आएगा। पेपर में लिख के आना, मस्त 0 नंबर मिलेगा। सो ओनर्स को जरूरत रहती है इसकी, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा लगा के रखा है कंपनी के अंदर, उनके लिए मैटर करता है उनका पैसा, जो भी उन्होंने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करा है। तो इन्हें जरूरत रहती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, कि पिछली साल हमारी कंपनी ने कैसा परफॉर्म करा पैसे के मामले में, भाई हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, हम नुकसान में तो नहीं जा रहे हैं। ये सारी चीजें उनको जाननी होती है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्या मतलब, देखो मैनेजमेंट करता है प्रोडक्ट की प्लानिंग, तो उनको देखना होता है कि पिछले साल पैसे के मामले में कैसा हमारा बिजनेस परफॉर्म करा है, तो उस हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज करें जिससे कि अच्छी परफॉर्मेंस आए नेक्स्ट ईयर। तो उन्हें भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखने की जरूरत रहती है। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। उनको क्या जरूरत है, भाई साहब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है। उनको इसलिए मतलब है, जब वो जानेंगे भाई साहब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, यानी कि हमारी सैलरी बढ़ने वाली है, एकदम चांदी चांदी होगी। अब आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब आप सोच रहे हो कि भाई साहब जो कंपनी के बाहर के लोग हैं उनको क्या जरूरत हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, कंपनी के अंदर की जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, बाहर के लोगों को क्या जरूरत है। तो देखो हम आपको बताते हैं, एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले आते हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो बैंक होती हैं, बिजनेसेस को लोन देती हैं, तो बैंक के लिए जानना जरूरी है कि ये जो कंपनी है हमारा लोन चुका पाएगी कि नहीं। अगर कंपनी जो प्रॉफिट में जा रही है, अच्छा खासा उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, तो बैंक के पास श्योरिटी है कि हाँ ये लोन टाइमली चुका देंगे। लेकिन अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है एंड वो बहुत घटिया उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, तो बैंक भी सोचेगी यार लोन दे के ना दे, हमारा फंस तो नहीं जाएगा पैसा, इसलिए ज़रूरी रहता है। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। जिन इन्वेस्टर्स ने कंपनी के अंदर पैसा लगा के रखा, उनको ये जानना होता है अगर कंपनी अच्छा या बुरा कैसा परफॉर्म कर रही है फाइनेंशियली, जिससे कि उन्हें पता चलता रहे कि हमारा पैसा कब ऊपर जाने वाला है और कब नीचे जाने वाला है। एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स यानी कि जो पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं कंपनी के अंदर, वो भी जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि उनका भी उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करेंगे ना। कोई कंपनी बढ़िया फाइनेंशियली परफॉर्म कर रही होगी, मस्त एकदम ग्रो कर रही हो, तो पैसा डाल देंगे उसके अंदर, और नहीं कर रही होगी तो भैया दूर भाग लेंगे। उसके बाद आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो कंपनी को लोन देते हैं, बैंक भी देती हैं लोन, क्रेडिटर्स भी देते हैं। तो क्रेडिटर्स के लिए भी यही जानना जरूरी रहता है कि ये लोन वोन हमारा जो पैसा हमें ना उधारी पर दे रहे हैं, वो इसको चुका पाएंगे कि नहीं, इसलिए ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट जानने में इंटरेस्टेड रहती है कि जो कंपनी है ये फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है, हमारे देश की इकोनॉमी को ऊपर लेके जा रही है या फिर नीचे लेकर जा रही है। और टैक्सेस वगैरह अच्छे से पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे हैं, 2 नंबर का काम तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जानने के लिए गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड रहती है कंपनियों का जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको देखने में।
उसके बाद आते हैं रिसर्चर्स। रिसर्चर्स में हमारे यूट्यूबर्स भी आ सकते हैं जो कंपनियों की केस स्टडी बनाते हैं। सपोज आप में से बहुत से लोग जानते होंगे आखिर एप्पल की कितनी इनकम है साल की, माइक्रोसॉफ्ट की कितनी इनकम है, आपने कैसे जाना? वो रिसर्चर्स की वजह से जाना। अपने रिसर्चर्स जो है इनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, फिर गूगल पर अपनी वेबसाइट्स पर आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं, अपने ब्लॉग्स पर पोस्ट करते हैं, यूट्यूब वीडियोज में पोस्ट करते हैं, जिनके थ्रू आप लोग जान पाते हो। रिसर्चर्स को इसलिए इसकी जरूरत रहती है। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स यानी कि जो प्रोडक्ट यूज करते हैं उस कंपनी का। अब इनको क्यों जरूरत रहती है? देखो हो क्या रहा है, जब से एप्पल आईफोन आया है ना तब से जो प्राइसेस है वो बढ़े ही हैं। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? ये चीज हमें उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखकर पता चल जाएगा। देखो हमारे मन में दो चीजें रहती हैं, एप्पल के आईफोन के प्राइस बढ़े क्यों रहे हैं। इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो ये अपने ब्रांड के नाम का पूरा फायदा उठा रहे हैं और प्राइसेस बढ़ाते चले जा रहे हैं। कुछ खास खर्चा हो नहीं रहा है इनका आईफोन को बनाने में, लेकिन सिर्फ पैसे बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ाते चले जा रहे हैं। दूसरी चीज ये हो सकती है कि जो आईफोन की प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ती चली जा रही है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को ये पैसा ज्यादा दे रहे हैं, इनकी जो परचेज है वो ज्यादा हो रही है, जो भी रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं वो ये महंगा वाला परचेज कर रहे हैं। तो ये चीज उनकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख के पता चलेगा कि कितनी इन्होंने सेल करी है, कितनी इन्होंने परचेज करी है। तो फाइनली हमको पता चल जाएगा कि ये ऐसे ही प्राइसेस बढ़ा रहे हैं या फिर इनका जो रॉ मटेरियल है वो भी महंगा हो रहा है, इनके इंजीनियर्स है वो भी महंगे हो रहे हैं। सब चीजें जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख के ही पता चलती है। तो कंज्यूमर्स इसलिए जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं। एंड लास्ट में आती है पब्लिक मतलब वो लोग जो ना कंज्यूमर है, ना इन्वेस्टर है, ना गवर्नमेंट है, ना बैंक है, कुछ भी नहीं है, उन्हें कंपनी से कोई लेना देना नहीं, फिर भी उन्हें जानना हमारी ये जो कंपनी है कैसा काम कर रही है। भाई साहब देखो, आप में से ज्यादातर लोग होंगे जिनके पास लैम्बोर्गिनी और रोल्स रॉयस जैसी महंगी गाड़ियां नहीं होंगी, लेकिन फिर भी आप इंटरेस्टेड रहते हो कि ये जो कंपनी इतनी महंगी गाड़ियां बनाती है ये जो है कितना पैसा कमाती होगी, आखिर ये कंपनी कितनी अमीर है। तो ये भी हम जैसे लोग जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो अब कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। तो बहुत सिंपली हम आपको बताते हैं, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस एंड अकाउंटेंसी इज द नॉलेज ऑफ दैट प्रोसेस। यानी कि आपने सीए देखे होंगे जो कि अकाउंटिंग करते हैं, तो वो जो कर रहे हैं वो प्रोसेस है, वो कोई काम कर रहे हैं, वो किसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो वो है अकाउंटिंग। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम नॉलेज ले रहे हैं उस प्रोसेस की। दैट मीन वी आर स्टडीइंग अकाउंटेंसी। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो अकाउंटेंसी है। आप में से जो लोग बाद में चल के सीए वगैरह बनेंगे और अकाउंटिंग करेंगे, तो वो जो चीज आप करोगे उसे कहेंगे हम अकाउंटिंग। ये सिंपल सा डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है। बात है क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें देखो 4 वर्ड्स होती हैं, RRUC, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। ये है कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह की होनी चाहिए, इसमें जरूरी चीजें क्या होनी चाहिए। सबसे पहले रिलायबल होनी चाहिए, यानी कि उसके ऊपर रिलाय किया जा सके, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहा जा सके। कोई भी कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अगर हम देख रहे हैं उसके बारे में जो है बिल्कुल सही होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ झुल झाल होकर रखा उसके अंदर। उसके बाद दूसरी चीज आती है रेलेवेंस, यानी कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रेलेवेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी ऊटपटांग लिख के रखा है, कंपनी के बारे में प्रॉपरली उसी कंपनी के बारे में होना चाहिए। ये नहीं कि इधर उधर से उठा के चीजें अगर लिख रखी है उसके अंदर। उसके बाद तीसरा है अंडरस्टैंडेबिलिटी, वो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। तो वो कोई भी कंपनी है, किसी भी कंपनी की मैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखूं तो मैं उस चीज को समझ पाऊं, ये जो है जरूरी होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर। अगर वो अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है, हमने अपने अलग अलग हिसाब लगा के रखे हैं भाई साहब, कभी कहीं कुछ वर्ड लिख रहा है, कहीं कुछ फॉर्मूला लग रहा है ऊटपटांग तरीके का जो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, तो उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है। वो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को क्वालिफाई नहीं करती है एंड वो गलत मानी जाएगी। उसके बाद चौथा होता है कंपेरेबिलिटी, यानी कि कंपेयर करी जा सके। ये नहीं हो कि हमने इस साल अकाउंटिंग अलग तरीके से करी है, पिछली साल कुछ अलग तरीके से करी थी, ये चीज जो है बिल्कुल गलत मानी जाएगी, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स के अंदर फॉल नहीं करती, जो कि सही नहीं है भाई साहब, कोई मतलब नहीं है ऐसी अकाउंटिंग का। अब आती है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग के क्या क्या ब्रांच रहती हैं। तो देखो सबसे पहले होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यही 3 तरह की अकाउंटिंग जो है हम इस साल पढ़ रहे हैं। सोशल अकाउंटिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग, ये सब जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं। इस साल सिर्फ यही 3 है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी पैसे से रिलेटेड, वैसे अकाउंटिंग होती ही पैसे से रिलेटेड है, मतलब पैसे का मामला जहां आ जा वहीं अकाउंटिंग है। और कॉस्ट अकाउंटिंग होती है कॉस्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेटेड जो अकाउंटिंग रहती है उससे हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि मैनेजमेंट को जो चीजें असिस्ट करती हैं अकाउंटिंग की, जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जो भी पार्ट मैनेजमेंट को असिस्ट कर रहा होगा उसे हम कहेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद आते हैं अगले पेज पर जो कि है
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि इसका लाइक फायदे क्या हैं, क्या जरूरतें हैं इसकी, क्या ये काम करती है अकाउंटिंग। देखो, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जो भी रिकॉर्ड्स रहते हैं कंपनी के फाइनेंशियल, वो सब मेंटेन रहते हैं एंड बाद में चल के यूज कर सकते हैं हम उन्हें। कभी भी हमें अपना कंपनी का पास्ट वास्ट देखना हो या फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो यूजर्स को प्रोवाइड करनी है उसके लिए जरूरी रहता है ये मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो ये ऑब्जेक्टिव है इसका। दूसरा है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, पता चल जाएगा कंपनी ने किस चीज में प्रॉफिट कमाया एंड कहां पर लॉस गवाया। एंड फिर आती है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन जो है कंपनी की एग्जैक्टली पता चल सकती है, कोई भी लाइक फर्म है तो पता चल जाएगा हमें कि पोजीशन क्या चल रही है इस समय, कितने ये पानी में है। फिर आता है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करना, मदद करना मैनेजमेंट की, उसको अच्छे से संभालने में अपने काम को। तो वो आपको ना अकाउंटेंसी में एक चीज देखने के लिए मिलेगी, आपको काफी सारी चीजें जो है सिमिलर सी लगेंगी, क्योंकि फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट में 2 से 3 बार और पहले ही बोल चुका हूँ इसी सिंगल चैप्टर के अंदर। तो ये जो आपको कई बार मिलेगा ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही चलता है, चीजें जो है सिमिलर सी रहती हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके से बहुत जोरदार तरीके से गहराई में घुस के हमारे लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया एनसीईआरटी के अंदर, इससे कि हम बहुत अच्छे से समझ सके इस चीज को। तो चीज बहुत सिंपल है, आपको भले ही लिख रहा होगा भाई साहब पहला चैप्टर 27 पेज का एनसीईआरटी में, लेकिन इतना कोई भारी चीज नहीं है ये थोड़ा सा समझना है, इजी और व्हाट। फिर है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। देखो मैं पहले भी कह चुका हूँ प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, फिर आ गया तो यही वाली बात है, कुछ बेसिक 4-5-6 चीजें हैं जो अगर आपको पता चल गई तो आप सीख गए भाई साहब अकाउंटिंग। मतलब शुरुआत के 3-4 चैप्टर तो पढ़ लिया आपने, आप बस कुछ चीजें जान जाओ। एक इस चैप्टर का पहला पार्ट है, एक और दूसरा पार्ट होगा, उसे देख लेना, ये समझ लो आपके 4 चैप्टर खत्म। क्योंकि सब में भाई साहब सेम चीज है, जितना मैंने पढ़ा है ना सब सिमिलर लगता है यहाँ पर, कुछ चीजें आप गहराई से जान जाओ, दैट्स इट। उसके बाद है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती है, ये सब आप आगे वीडियो में जानोगे। इस वीडियो में तो खैर हम क्या ही बताएंगे, आपको आगे के चैप्टर्स में आपको पता चलेगा एंड कुछ लोग तो जानते भी होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। देखो फिर सेम सी चीज आ गई यार, क्या अंतर है ऑब्जेक्टिव और फंक्शन में, मतलब अंतर है लेकिन उतना बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको, कुछ चीजों को डीपली समझ लो, चैप्टर खत्म, अकाउंटेंसी खत्म पूरी मैं कहता हूँ। तो यहाँ पर भी सेम चीज आ जाती है, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट बनाना, और फिर आता है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, फिर 5वीं बार बोल रहा हूँ इस वीडियो में। फिर आता है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, हमने पहले ही बोला था जो यूजर्स रहते हैं अकाउंटेंसी के, आई मीन अकाउंटिंग के, गवर्नमेंट जो होती है वो क्या जानना चाहती है भाई सब, मीट करती है कि नहीं ये लीगल रिक्वायरमेंट्स को, ये फंक्शन है इस अकाउंटिंग का। उसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये भी मैं तीसरी बार बता रहा हूँ। फिर आते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, इनके क्या क्या फायदे हैं। देखो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, ये भी मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, ठीक है। आता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये मैं आपको 6ठी बार बता रहा हूँ। फिर आती है रिप्लेसेस मेमोरी, ये मैं आपको पहली बार बोल रहा हूँ लेकिन ये बड़ी ऑब्वियस सी चीज है, आपको दिमाग में याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब कुछ रिकॉर्ड करके रखोगे, सब कुछ समराइज करके रखोगे, मामला सेट रखोगे अपने बुक्स के अंदर या फिर अपने कंप्यूटर के अंदर। फिर आता है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, मैंने ये भी आपको पहले ही बताया था भाई सब कंपेरेबल होनी चाहिए जो इन्फॉर्मेशन है अकाउंटिंग की। फिर आता है फैसिलिटेटेड सेटलमेंट्स ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, ये भी वही गवर्नमेंट से रिलेटेड मामला हो गया। फिर आती है फैसिलिटेट लोन्स, ये बैंक से रिलेटेड हो गया। फिर आता है एविडेंस इन कोर्ट। फिर आता है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, ये मैनेजमेंट को मदद करती है। उसके बाद आता है असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, यहाँ यानी कि जहाँ पर भी कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए पैसे के मामले में, कहीं पे हम अटक रहे हो, समझ ना पा रहे हो कि प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था, और पैसे के मामले में मतलब हम कहीं पर भी अटक गए ना बस बिजनेस में, ये मान लो हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, तो अपनी बुक्स उठा के देखो, बढ़िया खोलो और चीजें आपको समझ आ जाएंगी क्या चल रहा था। फिर आता है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। देखो जो भी पार्टनरशिप फॉर्म्स रहती हैं, जो मान लो 2 लोगों ने मिलकर एक बिजनेस शुरू करा एंड उस बिजनेस की वैल्यू एक टाइम पे जाके होगी 1 करोड़ रुपए, टोटल उस कंपनी की वैल्यू है 1 करोड़ रुपए। इन लोगों के बीच में अग्रीमेंट हुआ था कि हम दोनों के जो है इक्वल शेयर्स रहेंगे इस कंपनी के अंदर, 50% तुम्हारा और 50% मेरा। तो अग्रीमेंट डन था भाई साहब, 50% जो है शेयर्स थे हम दोनों के। तो मान लो क्या होता है, एक टाइम पर जाके कंपनी की वैल्यू 1 करोड़ हुई तो 50-50 लाख हम दोनों के हुए, पहला मेंबर हूं मैं, दूसरे हो आप। तो आप तो कंपनी को चला रहे हो, मेरा मन करता है भैया मैं इस कंपनी को छोड़ रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं कोई और बिजनेस कर रहा हूँ या कुछ भी दूसरा काम कर रहा हूँ, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, यानी कि जो शेयर है वो मुझे पैसा चाहिए। मैं क्या करूंगा, जो कंपनी के शेयर्स है वो तुमको ही बेच दूंगा, 50 लाख रुपए तुमसे ले लूंगा, काम खत्म। ये कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से हमको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, जब तो मैं कह पा रहा हूँ कि भाई साहब 50 लाख रुपए दे दो मुझे मेरी कंपनी का जो शेयर्स है उसके। तो इस तरीके से पार्टनरशिप में मदद करता है। उसके बाद है हेल्पफुल इन डिसीजन
डिसीजन मेकिंग, तो भी डिसीजन लेने होते हैं कंपनी को कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको हमें आगे डेवलप करना है कि नहीं करना है, इसके ऊपर काम चलेगा कि नहीं चलेगा। जो फिर आते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। देखो कोई भी चीज़ परफेक्ट तो होती नहीं है, कमियां तो सब में होती हैं। मैं आपको पहले ही बताया था कि अकाउंटिंग के अंदर ये कमी नहीं होनी चाहिए, ये कमी नहीं होनी चाहिए। जो भी मैंने आपको जरूरी चीज़ें बताई थी, क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स, RRUC, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी, ये 4 चीज़ें जरूरी होती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई थी, ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। अगर उनको कहीं पर भी लैक कर रही है उनकी इन्फॉर्मेशन, तो वो लिमिटेशन है। देखो सबसे पहली चीज़, ये फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती। कभी कभी लोग झोल झाल करके रखते हैं, अनरियलिस्टिक इन्फो दे देते हैं अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर। हुआ कुछ था, लिख कुछ दिया है, ये भी चलता है। इंडिया में तो खासकर बहुत चलता है, बहुत देखा मैंने तो, क्योंकि मेरे पापा जी जो है अकाउंटेंट हैं, तो वो भी लाइक बिजनेसेस के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो इंडिया में तो ये सब बहुत चलता है। उसके बाद आता है इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। जो मैंने क्वालिटेटिव एलिमेंट्स बताया आपको, RRUC, उनको कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजिंग। फिर आता है विंडो ड्रेसिंग, यानी कि अपने हिसाब से डिजाइन कर देना उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, उस बैलेंस शीट को, जो भी आपका स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको आप अपने हिसाब से डिजाइन कर रहे हो जिससे वो यूजर्स को पसंद आए, जिससे इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी के अंदर ज्यादा पैसा लगाएं, जो बैंक्स हैं वो भी हमको लोन आसानी से दे दें, क्रेडिटर्स भी आसानी से हमें उधार दे दें। तो ये सब झूल झाल भी जो है चलते रहते हैं। उसके बाद लास्ट में भाई साहब, आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा, ये ठीक है हमने जान लिया अकाउंटिंग क्या होती है, हमको ये बता इसका बिजनेस में क्या यूज है। देखो यहाँ पर भी वही कुछ बेसिक चीजें जानने के लिए आपको मिलेंगी जो आप पहले ही इस वीडियो में देख चुके हो। अगर आपने किताब पढ़ी है तो किताब में पढ़ चुके होंगे। मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स रहते हैं वो बढ़िया मेंटेन रहते हैं। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये मैं 8वीं बार बोल रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। फिर आता है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, ये मैं 4थी बार बोल रहा हूँ, 3री या 4थी बार। फिर है एविडेंस इन कोर्ट, ये भी मैं 3री बार बोल रहा हूँ। रिमेंबरिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ये भी मैं 3री बार बोल रहा हूँ। रेजिंग लोन्स, ये हम 5वीं बार बोल रहे हैं। फिर आता है सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, ये भी हम 3री बार बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपके चैप्टर का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। 15 से 16 मिनट में आपके लिए वो आधा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था। बचा कुचा आधा भी हम 15-20 मिनट में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके समय की कदर करते हुए, उसको बचाते हुए, कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें हम सिखा देंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। ये है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर 1 पार्ट 2। सबसे पहला टर्म आ जाता है एंटिटी। आप सोचोगे ये एंटिटी क्या बवाल है, ये वर्ड तो हमने पहली बार सुना है। देखो एंटिटी मींस अ रियलिटी दैट हैज अ डेफिनेट वैल्यू। जैसे कि अगर हम बिजनेस में बात करें तो कुछ कंपनियां जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, शाओमी, रियलमी, OnePlus, इस तरह की जो भी कंपनियां हैं ये सब बिजनेस एंटिटीज हैं। और नॉर्मली अगर हम बात करें इन जनरल, तो मैं, आप, आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, हमारे टीचर, ये सब एंटिटीज हैं अपने आप में। एंड एक लॉ होता है बिजनेस एंटिटी लॉ, जिसके चलते ये बिजनेस और ये ओनर, ये दोनों सेपरेट एंटिटीज है। मान लो मेरी कोई कंपनी है, मैं किसी कंपनी का मालिक हूं, तो मैं और वो कंपनी एक चीज नहीं है, वो कंपनी अलग है और मैं अलग हूं। जब मैं बैंक के अंदर खाता खुलवाऊंगा ना, तो मेरा अकाउंट अलग खुलेगा और मेरी कंपनी का अलग खुलेगा, तो हम दोनों जो है सेपरेट एंटिटीज रहते हैं। अब दूसरा टर्म आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शंस तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, किसी भी चीज का आदान प्रदान करना 2 या 2 से ज्यादा एंटिटीज के बीच में, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। जस्ट लाइक आप किसी ऑफलाइन दुकान पर गए, आप 50 रुपए का कोई सामान खरीद कर लाए, उन्होंने आपको वो सामान दिया एंड आपने उनको 50 रुपए दिए शॉपकीपर को, डेट इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। ये कस्टमर टू बिजनेस भी होता है, बिजनेस टू बिजनेस भी होता है, अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा एसेट्स। हमने पिछले वीडियो में आपसे कहा था एसेट्स के बारे में, आप आगे बढ़ोगे, आगे आ चुके हैं हम। देखो एसेट और लायबिलिटी भाई सब 2 चीजें होती हैं, इनको मैं एकदम सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये एसेट पहला वर्ड है, आगे ये और है दूसरा लायबिलिटी। इन दोनों में जो किताब में लिखा है वो लिखा उसे छोड़ो, मैं आपको सिंपल भाषा में, इंसानी भाषा में बताता हूँ। एसेट इज समथिंग विच पुट्स मनी इनटू योर पॉकेट एंड लायबिलिटी इज समथिंग विच टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। यानी एसेट वो चीजें हैं जो आपके पॉकेट में पैसा डालती हैं, एंड लायबिलिटी वो चीजें हैं जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती हैं। सपोज आपने कोई मकान खरीदा 100 गज का, और सिंगल स्टोरी 100 गज का मकान आपने खरीदा सपोज 30 लाख रुपए का, तो अगर आप उस मकान के अंदर खुद रहोगे तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी है, यानी कि वो रोज रोज आपके जेब से पैसा निकालता रहेगा। उस मकान की आप मेंटेनेंस करोगे, उसके बिजली का बिल भरोगे, पानी का बिल
बिल भरोगे, उसके अलावा काफी सारे और बिल पेमेंट्स रहते हैं जो एक घर को अगर हम ओन करते हो तो हमको वो सब पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप उसी 100 गज के मकान को जो अपना 30 लाख रुपए का खरीदा था किराए पे उठा दोगे 10,000 रुपए महीने पे, तो आप साल के 1.25 लाख रुपए उससे कमा पाओगे एंड वो आपके लिए एक एसेट बन जाएगा। आई होप आप समझ पाए होगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बीच में डिफरेंसेस। भाई साहब गेट पे कोई आया, अब हमको जाना पड़ेगा यहीं पे छोड़। आई विल बी बैक। अब तक हमने जाना एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में, अब इन दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल के अंदर घुस के जान लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एसेट्स के पास। एसेट्स होते हैं दो प्रकार के, नॉन करंट एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो हमको लॉन्ग टर्म में फायदा देते हैं, जो 1 साल से ज्यादा के ड्यूरेशन तक हमारे जेब में पैसा ला के देते रहे हमको। और करंट एसेट्स वो होती हैं जो 1 साल के अंदर ही अंदर खत्म हो जाएं, 1 साल के अंदर अंदर हमारे जेब में पैसा ला रहे हैं उसके बाद लाना बंद कर देते हैं, वो होते हैं करंट एसेट्स। देखो नॉन करंट में आते हैं फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स के अंदर भी हम बात करेंगे फिक्स एसेट्स क्या होते हैं। तो सपोज हमने कोई शॉप परचेज करी अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, मान लो मुझे कोई कंप्यूटर शॉप शुरू करनी है तो मुझे जो है एक जगह पर एक दुकान परचेज करनी पड़ेगी या तो किराए पर लेनी पड़ेगी, जैसे भी हो। मान लो मैंने उसको परचेज कर लिया, वो मेरे लिए फिक्स एसेट है एंड वो आएगा टेंजिबल एसेट्स के अंदर। टेंजिबल एसेट्स वो होती है जो हमको क्लियरली दिखाई दे रहे होते हैं, जिनको हम नाप सकते हैं, पैसे से तोल सकते हैं, वो होते हैं टेंजिबल एसेट्स। एंड इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम पैसों से नहीं तोल सकते, जैसे कि हमारे शॉप पे जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको हम पैसे से नहीं तोल सकते कि इस आदमी की 1 करोड़ रुपए वैल्यू है, इसकी 10 करोड़ है, इस तरह नहीं होता। वो इनटेंजिबल एसेट्स हैं, लेकिन वो फिक्स्ड एसेट है, लंबे समय तक हमारे लिए काम करता रहेगा एम्प्लॉय, ऐसा नहीं कि 1 साल में छोड़ के भाग लेगा। बस हो सकता है भाग जाए, लेकिन ज्यादातर जो है 1 साल से ज्यादा ही टिकेंगे। उसके बाद है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी काम करंटली चल रहा है वो हमको 1 साल से ज्यादा जो है फायदा देगा। उसके बाद है इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। कुछ इनटेंजिबल एसेट्स ऐसे भी होते हैं जो कि अंडर डेवलपमेंट चले, जो हमको दिख नहीं रहे हैं मगर चल रहे हैं, इनको पैसों से नहीं तोला जा सकता मगर डेवलपमेंट जो चल रहा है। फिर आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो कि हमने ऐसे इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं जो हमको सालों साल पैसा देते रहेंगे। हमने स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है, हमने शेयर मार्केट में पैसा लगा के रखा बढ़िया अच्छा खासा, जो हमको सालों साल रिटर्न्स लाकर देता रहेगा, वो भी जो है नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है। फिर आते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट एंड है लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। कुछ और भी नॉन करंट एसेट्स रहते हैं। अब करंट एसेट्स की बात कर ले तो जो हमको 1 साल के अंदर अंदर पैसा ला के देते हैं उसके बाद खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर है करंट इन्वेस्टमेंट, हमने कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके रखा है 1 साल तक के लिए कि 1 साल बाद जो है हम इस कंपनी से पैसा निकाल लेंगे। जहां पर भी हमने कोई इन्वेस्टमेंट करा है जो कि 1 साल से कम के लिए करा है वो करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा। फिर आएगा इन्वेंटरीज, हमने इन्वेंटरी में अपने स्टॉक में सामान अपने पास रख के रखा है। इन्वेंटरी क्या होता है ये भी जो है थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। फिर आते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि हमारे पास कहीं से पैसा आना है जो कि जल्दी आ जाएगा, 1 साल के अंदर अंदर आ ही जाएगा। उसके बाद आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर आते हैं शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स, कुछ और भी छोटे मोटे करंट एसेट रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, लायबिलिटीज को डिटेल में जानते हैं। देखो ये भी 2 प्रकार की होती है, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट के अंदर आएंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे जेब से पैसा खाली करती रहेंगी। हमने कोई ऐसा उधार ले लिया जो सालों साल हमारे जेब से पैसा ले जाता रहेगा EMI के रूप में, तो वो हमारे लिए होगा एक नॉन करंट एसेट, आई मीन लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। के बाद ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर करंट की बात कर ले अगर हम करंट लायबिलिटीज की, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, हमने कहीं से छोटे टाइम के लिए लोन लिया, सपोज कोई छोटा अमाउंट मैंने लिया जिसको मैं 1 साल के अंदर अंदर चुका दूंगा, तो वो मेरे लिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग रहेगी, उसको हम कहेंगे करंट लायबिलिटी, जो कि 1 साल के अंदर अंदर ही मेरी जेब से पैसा निकालेगी, उसके बाद नहीं निकालेगी। फिर ट्रेड पेएबल्स, जो कि पैसा कहीं पर देना है हमको, वो रह गया। एंड अदर करंट लायबिलिटीज छोटी मोटी रहती है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। एंड उसके बाद और आगे बढ़ जाए तो अगला टर्म हमारे पास आता है कैपिटल। ये कैपिटल क्या होता है? देखो कैपिटल को भी हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं, किताबी भाषा में ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए। कैपिटल होती है हमारी कंपनी की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, हमारे हाथ में कितना पैसा है ये वैल्यू। मान लो मैंने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की कोई दुकान खरीदी एंड साथ में कुछ कैश बिजनेस के अंदर डाला। मैंने 10 लाख की दुकान खरीदी, 10 लाख कैश डाला बिजनेस के अकाउंट के अंदर। मैंने या तो किसी से बोरो किया था या तो खुद अपनी जेब से डाला था, जो भी करा था। 10 लाख की दुकान हो गई, 10 लाख कैश हो गया। फिर कुछ स्टॉक हमने खरीदा सामान बेचने के लिए, सपोज 5 लाख रुपए का, तो 25 लाख रुपए हो गई हमारी कैपिटल। दैट्स इट। अब फिर गेट पे कोई आ गया, फिर जाना पड़ेगा। हाँ तो गाइस हम एक बार फिर से वापस आ चुके हैं गेट खोल के, तीसरी बार। भैया कैपिटल की बात हो गई है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सेल्स की। ये सेल्स क्या होता है? सेल्स से आप समझ पा रहे हो कोई सामान की बिक्री। आगे बढ़ो। फिर है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब वो पैसा जो हमने अपना सामान या फिर सर्विस बेचकर कमाया है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, फिर आता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस वो खर्चे जो हमें रेगुलर बेसिस पर करने होते हैं अपने बिजनेस को रन करते रहने के लिए, जैसे कि बिजली का बिल भरना, अपनी अगर हमने किराए पे दुकान लेके रखी है तो उसका किराया
किराया पे करना, अपने एम्प्लॉयज को वेजेस यानी कि सैलरीज पे करना, एंड इस तरह के और भी खर्चे जो रेगुलर बेसिस पर होते हैं उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। यार इतना लंबा वीडियो करवा दिया, अब मुझे एडिटिंग में धुआं निकल जाएगा बहुत बुरे तरीके से। गेट खोलने के हो गए हम बस अब। फिर अगला टर्म आता है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चा जो हमने बिजनेस से पैसा कमाने के लिए किया है। अगर वहां पर खर्चे से ऐसी ही कोई चीज खरीद ले जो कि 1 साल के अंदर एग्जॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो उस एक्सपेंडिचर को हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर कोई ऐसी चीज हमने परचेज करी है जो कि 1 साल से ज्यादा भी चलेगी तो उस चीज को हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि 1 साल के अंदर चली जाएगी यानी कि रेवेन्यू ला कर देगी लेकिन फिर खत्म, तो उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। और 1 साल से ज्यादा भी चलेगी यानी कि हमारे कैपिटल में उसकी कॉस्ट जो है एड ऑन होती चली जाएगी। कैपिटल आप समझ गए थे ना, कंपनी की वैल्यू जो ओवरऑल होती है। अगर 1 साल से ज्यादा कोई चीज चलने वाली है, पैसा खर्चा करके हम कंपनी के अंदर लाए हैं, वो हमारे लिए होगी कैपिटल एक्सपेंडिचर। आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट आप लोगों को पता होगा, प्रॉफिट बोले तो मुनाफा। हम देखो बहुत सारे खर्चे करते हैं बिजनेस के अंदर, बहुत सारे परचेजेस, बहुत सारी सेल्स, एंड उसके बाद जो लास्ट में काट पीट के पैसा बचता है हमारे लिए, उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। फिर हमारा अगला टर्म है गेन। गेन भी आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जैसा लग रहा होगा लेकिन ये काफी ज्यादा डिफरेंट है उससे। प्रॉफिट वो होता है जो हम रेगुलर बेसिस पर चीजें बेच कर प्रॉफिट कमाते, पैसा कमाते हैं वो। एंड गेन होता है मान लो हमने अपने कैपिटल में से कोई चीज बेच दी, कोई अपना फिक्स्ड एसेट बेच दिया, उसके बाद जो हमारे पास पैसा आता है उसे हम कहते हैं गेन। मान लो मेरे बिजनेस की कैपिटल जो थी 25 लाख रुपए थी, मेरे पास जो है 10 लाख की दुकान थी, 10 लाख की मशीनरी थी, एंड 5 लाख जो है मेरे पास कैश था, इस तरह से कुछ था। फिर क्या होता है, हमारे बिजनेस जो है कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें जो मशीनरी की कम जरूरत पड़ने लगती है, तो हम क्या करते हैं, कुछ मशीनरी बेच देते हैं। सपोज 2 लाख रुपए का सामान मैंने अपना बेच दिया जो कि मुझे रेगुलरली काम आ रहा था, लेकिन कुछ रीजंस के चलते वो काम आना बंद हो गया और वो बेकार पड़ी है मेरे पास मशीनरी 2 लाख रुपए की। तो मैंने क्या करा, उसको बेच दिया, 2 लाख रुपए कैश अपने पास ले लिया। वो 2 लाख रुपए पैसा जो आया वो होगा गेन। देन हमारा अगला टर्म है लॉस। लॉस से आप समझ गए होगे वर्ड से ही, लॉस बोले तो नुकसान। मान लो हमने परचेजेस करी अपने बिजनेस के लिए, फिर सेल करी, और हुआ क्या कि हमारी जो परचेज थी वो सेल से ज्यादा रही, तो हम चले गए लॉस में। मान लो हमने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, रॉ मटेरियल, थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग उसके ऊपर करके 20,000 रुपए की, 1,20,000 टोटल हमारी कॉस्ट आई कोई प्रोडक्ट बनाने में। वो प्रोडक्ट हमने 1 लाख रुपए में बेच दिया, तो हम 20,000 रुपए के नुकसान में रहे, वो होगा हमारा लॉस। आगे चलते हैं जो कि है डिस्काउंट। डिस्काउंट से आप समझ गए होंगे, आप जो चीजें सस्ते में ले लेते हैं, डिस्काउंट पर ले लेते हैं, किसी चीज पर 10% ऑफ है, 20% ऑफ है, फेस्टिवल सेल चल रही है भाई साहब, 40% तक डिस्काउंट चल रहे हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर। मतलब अभी तो फेस्टिवल चल नहीं रहा, मगर जब चलते हैं तब तो होते हैं ना डिस्काउंट्स वगैरह। तो अब तक आपने डिस्काउंट को देखा था एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर समझेंगे डिस्काउंट क्या होता है। हमारे पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा होता है, तो उसको क्लियर करने के लिए हम डिस्काउंट देते हैं लोगों को, 30%, 40%। मान लो मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, नया वर्जन, अब पुराने वर्जन का जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसका क्या करें, हम उसे सस्ते में निकाल देते हैं। ये है एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट। भाई साहब चौथी बार गेट पर कोई आया, अब मुझे फिर जाना पड़ेगा। इसके बाद हम अगले टर्म की बात करेंगे। देखो डिस्काउंट से आगे बढ़ते हैं, आता है वाउचर। ये वाउचर जो है ये बिजनेस का टर्म है। ये क्या होता है, वाउचर होता है एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसी सेल या फिर परचेज का। मान लो मैंने एज अ बिजनेसमैन कोई चीज किसी को बेची, मान लो मेरी कंप्यूटर शॉप है, कोई मेरे पास आया 50,000 रुपए का लैपटॉप लेकर गया मुझसे, तो मैं उसे एक इनवॉइस बनाकर दूंगा 50,000 रुपीज पेड करके। उन्होंने मुझे 50,000 रुपए पे कर दिए, मैंने उनको जो है उनका सामान दे दिया, वो एक एविडेंस हो गया हमारे पास रिटर्न फॉर्मेट में, उसे हम वाउचर कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आएगा गुड्स। गुड्स क्या होता है आप समझ पा रहे होगे, गुड्स मतलब वो चीजें जो दिखती हैं उन्हें हम बेचते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज 2 चीजें होती है ना। गुड्स तो वो जो कोई सामान हम किसी को हाथ से दे रहे हैं, सपोज मैंने अभी एग्जांपल दिया था वो लैपटॉप का 50,000 रुपए का, वो मैंने किसी को दे दिया, डेट वाज अ गुड। ये फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक कंपनी बनाकर बेचती है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आता है ड्राइंग। ये ड्राइंग क्या होता है, अब तक तो हमने वो ड्राइंग जो है आर्ट वाली सीखी थी। हमें अपने खर्चे चलाने के लिए भी पैसा तो चाहिए होता है, और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, सारा पैसा जो वहीं से कमाता हूँ, कंपनी के अंदर जो है पैसा आता है उसे उसी में लगा देता हूँ, उसी में डाल देता हूँ। फिर जब मुझे अपने खर्चे करने होंगे तो मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा, मैं उसी कंपनी के कैश में से अपने लिए कुछ पैसा निकालूंगा हर महीने। वो होती हैं ड्राइंग्स। जब ओनर अपनी कंपनी से कुछ पैसा निकालता है अपने पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए।
अगला टर्म है हमारा परचेजेस। इसके बारे में भी आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पहले ही। हम अपने बिजनेस के लिए जो भी चीजें परचेज करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसे हम परचेज कहते हैं बिजनेस की भाषा में। यार हर भाषा में उसे परचेज ही कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, वो आता है स्टॉक। ये भी मैंने आपको पहले बताया था इन्वेंटरी क्या होता है। जब हम अपनी कंपनी के अंदर प्रोडक्शन करते हैं चीजों का, तो हमारे पास काफी सारा स्टॉक रखा हुआ रहता है, जिसको हम इन्वेंटरी कहते हैं। आई मीन स्टॉक या इन्वेंटरी कुछ भी कह सकते हैं। हमने बहुत सारा सामान बनाया रॉ मटेरियल से, एंड काफी सारी गुड्स जो है हमारे पास रखी हुई हैं। हमने एक मस्त वेयर हाउस के अंदर उनको स्टोर करके रखा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, आता है डेप्टर्स। डेप्टर्स कौन होते हैं? डेप्टर वो होता है जो किसी को उधारी पे पैसा देता है। एंड फिर आता है अगला वर्ड क्रेडिटर। क्रेडिटर वो होता है जो उधारी पे पैसा लेता है। लेने वाला होता है क्रेडिटर, एंड देने वाला होता है डेप्टर। इतना सिंपल है, इसको समझ लो। आगे बढ़ो, खत्म। अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 अपने क्लास 11th का। इसका चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसकी इंट्रोडक्शन की सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। अब देखो होता क्या है, अकाउंटिंग जो है प्रैक्टिकली नहीं हो सकती जब तक उसकी एक अच्छी थ्योरी ना हो। बहुत सारी थ्योरी लिखी गई है अकाउंटिंग की, जिसके बेसिस पर ही हमारी जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो चलती रहती हैं। जैसे कि बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल लिखे गए हैं, कॉन्सेप्ट लिखे गए हैं, बहुत सारे रूल्स लिखे गए हैं, काफ़ी सारी गाइडलाइंस लिखी गई हैं पहले से। ये थ्योरी बनी हुई है जिनके बेसिस पर अकाउंटिंग चलती रहती है। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अब देखो, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, ICAI, इन्होंने बनाई है कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज, जिनके दम पर जो है अकाउंटिंग चलती रहती है। इस इंस्टीट्यूट ने ही पूरी अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाई हैं। इन्हीं के दम पर सब कुछ चलता है। इन्हीं के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के अंदर फॉलो किया जाना चाहिए अच्छे से। अब देखो, ये जो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर है, इसके अंदर हम सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस एंड GAAPs, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो लेट्स गेट अहेड। सबसे पहले फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये 3 होते हैं, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, कंसिस्टेंसी एजम्पशन एंड एक होता है एक्रूअल एजम्पशन। अब देखो, गोइंग कंसर्न एजम्पशन जो है वो ये कहता है कि जो हमारा बिजनेस है ना, एक फोर्सिएबल फ्यूचर तक चलेगा। यहाँ पर लिखा भी है फोर्सिएबल फ्यूचर तक हमारा बिजनेस चलेगा एट द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशंस। यानी कि हम जब भी बिजनेस शुरू करते हैं, हमें ये सोच के कभी शुरू नहीं करना चाहिए कि हम इसे 1 साल में 2 साल में बंद कर देंगे। पूरा हिसाब किताब लगा के चलो कि बिजनेस जो है काफी लंबा चलने वाला है, बहुत लंबे समय तक चलेगा। ये 1, 2, 3 साल का काम नहीं है, लंबा काम है, लंबी रेस है। तो उसी हिसाब से हमें बिजनेस शुरू करना चाहिए। ये एजम्पशन हमसे कहता है। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी एजम्पशन, जो कि ये कहता है कि हमारी जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है ना, वो हर साल सेम टू सेम होनी चाहिए। यानी कि जिस तरीके से हम कर रहे हैं अकाउंटिंग को, अपनी जिस मेथड को फॉलो कर रहे हैं, वही मेथड साल दर साल हमको फॉलो करते रहना चाहिए। ये नहीं कि इस साल कोई और मेथड आजमाया, पहले साल कुछ और, दूसरे साल कुछ और, तीसरे साल कुछ और। ये गलत बात हो जाएगी। अगर दोनों में हम सेम टू सेम रखते हैं तो वो बात सही होगी। यही हमारा रूल है कंसिस्टेंसी एजम्पशन के अंदर। तीसरा आता है एक्रूअल एजम्पशन। ये हमसे ये कहता है कि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो तभी रिकॉर्ड किए जाने चाहिए जब वो हो चुके हो, ना कि जब पैसा आ चुका हो। अब इसका हम एग्जांपल से आपको समझा सकते हैं। मान लो आपने कोई क्रेडिट सील करी किसी भी कस्टमर को, अपने मतलब उधारी पे सामान दे दिया कि सामान दे दे रहा हूँ मैं, आपको पैसा बाद में दे जाना। तो आप उसी समय अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उस चीज को रिकॉर्ड कर लोगे कि हमने सेल कर दी है। ये नहीं कि जब पैसा आएगा तब रिकॉर्ड करोगे। ये चीज हमको एक्रूअल एजम्पशन कहता है। दैट्स इट। एंड सेम चीज परचेज वगैरह में भी होती है। जब आप परचेज करोगे तो आपके पास से परचेज हो चुकी है, ये चीज आप यहाँ पर ऐड करोगे अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर, उस चीज को लिखोगे, तभी लिख लोगे जब आपने वो सामान परचेज कर लिया। पैसा दिया कि नहीं दिया वो चीज बाद की बात है। मेन चीज आती है कि ट्रांजैक्शन हो गया, वो तभी के तभी रिकॉर्ड होगा। यहाँ पर अब GAAPs की बात कर लेते हैं, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखो, सबसे पहले आता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये स्टेट करता है कि जो हमारा बिजनेस है और बिजनेस का ओनर है, वो 2 सेपरेट एंटिटीज हैं, दोनों एक नहीं माने जाएंगे। हमारा ओनर और बिजनेस एक चीज नहीं है। ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। जो ओनर है वो बिजनेस के लिए काम करता है, लेकिन ये नहीं है कि बिजनेस उसके दिल का टुकड़ा है। दूसरा आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब ये जो प्रिंसिपल हमसे ये कहता है कि जो भी इवेंट्स पैसे में तोले जा सकते हैं, जिन चीजों को पैसों में तोला जा सकता है इन मॉनेटरी टर्म्स, सिर्फ उनको ही रिकॉर्ड किया जाए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर। जहां पर बात पैसे की ना आ रही हो उसको रिकॉर्ड ना किया जाए। अगला पॉइंट आता है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, एंड ये हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, जो कि मैंने आपको अभी यहीं पर बता दिया था। गोइंग कंसर्न एजम्पशन हमसे क्या कहता है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाएगा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल सिर्फ ये कहता है कि अकाउंटिंग पीरियड जो है 12 महीने का पीरियड होता
होता है जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। अगले साल की जो फाइनेंशियल ईयर होती है हमारी, आपको पता भी होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है। तो बस यही कहता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अगला पॉइंट आ जाता है कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल हमसे ये कहता है कि जब आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में रिकॉर्ड कर रहे होगे ना चीजों को, जब अपनी परचेजेस को आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो आप उसकी उसी प्राइस को रिकॉर्ड करेंगे जिस पर आपने उसे परचेज करा था। नहीं समझ पा रहे होगी ढंग से, इसको भी हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके लिए। फॉर एन एग्जांपल, आपने अपने बिजनेस के लिए कोई कंप्यूटर खरीदा जो कि आपने 2020 में खरीदा था और उस समय उसकी कॉस्ट फॉर एन एग्जांपल 40,000 रुपये थी, 40K, और अब आ गया 2022 तो अब उस कंप्यूटर की कॉस्ट मान लो बढ़ के 50K हो गई। तो क्या अब जब आप 2022 में अपने एसेट्स की कॉस्ट लिख रहे होगे, जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होगे अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, तो क्या आप 50,000 रुपये लिखोगे? जी नहीं, आपने तो उसके लिए 40,000 रुपये पे किए थे ना उस एसेट को एक्वायर करने के लिए। तो आप 40,000 रुपीज ही अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ये हमसे कहता है कॉस्ट प्रिंसिपल। अगला पॉइंट आता है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ये सिर्फ ये कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 साइड्स होते हैं, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। इसको डुअलिटी प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो उन दोनों साइड्स को रिकॉर्ड किया जाए, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों चीजों को रिकॉर्ड कराया जाए। आपके पैसे, जैसे कि आप कोई चीज खरीदते हो तो पैसा कटता है, पैसा आपके अकाउंट में से खर्च होता है, लेकिन आपके एसेट्स में तो वो चीज आके ऐड हो जाती है ना। आपने कंप्यूटर खरीदा तो वो आपके एसेट्स में ऐड हो जाएगा। 2 हमारे इसके वो होते हैं एस्पेक्ट्स, सिर्फ यही हमसे डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहता है। अगला पॉइंट आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ये हमसे ये कहता है कि जब हमने रेवेन्यू कमाया तभी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर वो जुड़ जाना चाहिए। नहीं समझे होगे, मुझे पता है। आपने कोई भी क्रेडिट सेल करी, और क्रेडिट सेल यानी कि पैसा आपके पास अभी तो नहीं आया, लेकिन आप उस रेवेन्यू को उसी समय पर अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर रिकॉर्ड कर लोगे। जब आपने वो सेल करी, पैसा बाद में आ जाएगा तो आ जाएगा, उसे बाद में देख लेना, लेकिन जो रेवेन्यू है वो अभी के अभी रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद आता है मैचिंग प्रिंसिपल। ये हमसे ये कहता है कि हमारे हर साल के जो एक्सपेंसेस हैं, EX बोले तो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, वो मैच कर जाने चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए हर साल। यही है कहानी हमारे मैचिंग प्रिंसिपल की। बड़ी छोटी कहानी थी ना वैसे। इसके बाद आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये सिर्फ हमसे ये कहता है हमारे जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स हैं उनको हम पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से दिखाएं, कोई भी चीज छुपाए ना, कोई भी झोल झाल ना करें अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को शो करने में। सिर्फ यही कहता है हमसे फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसके बाद आता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ पर था ना कंसिस्टेंसी असम्पशन। वीडियो को पीछे करके देखो लो, मैं नहीं बोल रहा दोबारा क्या होता है ये। इसके बाद आता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये भाई साहब आपको नया सा वर्ड लग रहा होगा कि आखिर ये क्या चीज है। वैसे ये काफी मजेदार सी चीज है, समझो इसको। देखो, ये रूल हमसे ये कहता है कि आप अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर ना अपने एंटीसिपेटेड लॉसेस को जरूर लिखो। एंटीसिपेटेड मतलब जो आपको लगता है कि फ्यूचर में हो सकती हैं, आपको मतलब आशंका है इस तरह की कि फ्यूचर में हमारा कोई लॉस हो सकता है, तो उस चीज को आप अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर रिकॉर्ड करके रखो कि इन फ्यूचर लॉस हो सकता है, तो इसके हिसाब से चला जाए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपको एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स नहीं लिखने होते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा ना कि लॉसेस लिखो। आपके इन फ्यूचर जो लॉसेस हो सकते हैं, आपको लग रहा है कि यार हो सकता है कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, तो उस लॉस को तो आपको रिकॉर्ड करना है कि हाँ जी लॉस हो सकता है हमारे बिजनेस के अंदर, लेकिन आपको लग रहा है प्रॉफिट भी हो सकता है, तो वो चीज नहीं रिकॉर्ड करी जाएगी, लेकिन लॉसेस को किया जाएगा। सिर्फ यही कहता है कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल। सिर्फ यही कहता है कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल। इसके बाद आता है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मटीरियलिटी प्रिंसिपल हमसे इतनी सी बात कहता है कि जो भी मटेरियल चीजें हैं हमारे बिजनेस के लिए, सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्ड किया जाए। यानी कि आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे कहाँ पे खर्चा करा, अपनी टीम को बढ़ाने में कहाँ पे खर्चा करा, अपने एसेट्स को बढ़ाने में कहाँ पे खर्चा करा, उस चीज को रिकॉर्ड करो। लेकिन आपने अपने कस्टमर से बातचीत करके उनकी नजरों में अपनी और अच्छी वैल्यू बना दी, इन चीजों को रिकॉर्ड मत करो, क्योंकि ये तो पैसे के मामले में भी नहीं आते हो। थोड़ा बहुत पैसा अगर आपने कस्टमर्स के ऊपर खर्च कर दिया, मान लो कोई कस्टमर आपके ऑफिस में आया, आपने उसको चाय पिला दी, तो उन चीजों को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। उसमें जो खर्चा हुआ उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। प्रायोरिटी दी जाएगी मटेरियल चीजों के ऊपर, जो आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर, अपने ऑफिस के ऊपर, अपने एसेट्स के ऊपर जो खर्चा करा होगा, वो चीज जो है हमारे लिए मटेरियल होगी एंड उसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद लास्ट में आता है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। ये भी हमसे बहुत छोटी सी बात कहता है कि ये जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं, यानी कि इनको बदला नहीं जा सकता। ऑब्जेक्टिव आपको पता है ना, हमारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 तरह के एग्जाम्स होते हैं। सब्जेक्टिव पेपर में तो क्या होता है, आप अपनी तरफ से आंसर लिखोगे, हो सकता है आपके टीचर को पसंद ना आए, टीचर को लगे इसमें 2 वर्ड ज्यादा होने चाहिए या 2 वर्ड कम होने चाहिए थे, या फिर ये वर्ड नहीं दूसरा वर्ड होना चाहिए था। वो तो सब्जेक्टिव चीज हो गई कि आपको कुछ और लग रहा है और टीचर को कुछ और लग रहा है। लेकिन एक होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर, जिसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से एक ही सही होता है। तो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल हमसे यही कहता है कि
एक ही तरह की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस सही हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हमारी फॉलो करती हैं सिर्फ वही सही हैं। ये बहुत ऑब्जेक्टिव चीज़ है, सब्जेक्टिव नहीं है कि अपने हिसाब से बदल के। इसके बाद इनके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। देखो पहले तो ये मैन मेड है, ये लोगों इंसानों ने बनाए, भगवान ने तो बनाए नहीं है। फ्लेक्सिबल है, इनको बदला भी जा सकता है अगर लॉ की रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली होती है। अब जैसे कि देखो दुनिया बदल रही है, बिजनेस की प्रैक्टिसेस बदल रही हैं, इतना कुछ बदल रहा है तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को भी थोड़ा बहुत बदला जाएगा ना। ये भी बदलती रहती हैं, इतनी कोई फिक्स चीज़ नहीं है, लेकिन हम अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। बाकी ये जनरली एक्सेप्टेड होती हैं, पूरे इंडिया में मानी जाएंगी यही चीज़ें। अब बात आती है कि इनकी ज़रूरत क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। इनकी ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करी जा सके, हमारे यूजर्स के लिए मीनिंगफुल एंड यूजफुल हो सके वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बस यही इसका कुछ ज़रूरत है। अब एक और टॉपिक यहाँ पे आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आखिर ये क्या होते हैं? देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो कि कवर करते हैं हमारे एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को। एंड इसको भी ICAI ही इशू करता है। ICAI बोले तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के भी जो है कुछ तो कुछ फायदे रहते ही हैं, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं, इनका क्या काम है। अब देखो इससे भी क्या होता है, जो भी डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है ना वो मिनिमाइज हो जाती हैं। डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज से मतलब समझ पा रहे होगे, अलग अलग तरह की अकाउंटिंग पॉलिसीज, अलग अलग तरह से भाई साहब अकाउंटिंग हो रही है हर जगह पर, उस चीज को मिनिमाइज करा जा सके इसलिए कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि इसी तरह अकाउंटिंग होगी, तुम बदल नहीं सकते इसमें। और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, क्योंकि एक तरह से सब जगह हो रहा है तो सब समझ पाते हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस किस तरह चल रही हैं, क्योंकि एक जैसी हो रही है सब जगह, सब लोग एक दूसरे की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ पाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझ पाएंगे। यहीं पर वही अंडरस्टैंडिंग की बात आ जाती है। एंड मीनिंगफुल कंपैरिजन हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अरे स्टेटमेंट्स की स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, ये डी लिख दिया, ये स्टेटमेंट्स था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंगफुल कंपैरिजन हो सकता है दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में, यानी कि दो या दो से ज्यादा बिजनेसेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं अगर एक जैसी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस सब जगह फॉलो करी गई होंगी तो। एंड रिलायबल भी ज्यादा बन जाते हैं इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे। ये काफी बेसिक सी चीजें थी। बाकी यूटिलिटी की बात कर लेते हैं, आखिर एक्चुअली क्या यूज है इसका भाई साहब। बात तो वही है, लेकिन फिर भी किताब में लिखा था तो हम भी बता देते हैं। चलो हाय क्या करें, अब ये ऑब्जेक्टिव्स और यूटिलिटी में कुछ खास अंतर नहीं है। अब देखो ये क्या करता है, कुछ नॉर्म्स प्रोवाइड करता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके बेसिस पर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। देखो इसके पहले पॉइंट में हमने जो चीज आपको बताई थी वही इसमें लिखी है कि डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ना हो, इस चीज को ये इंश्योर करता है। इसमें क्या नई बात होगी, लेकिन किताब में लिखा है तो लिखा है, हाय क्या कर सकते हैं। बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कॉन्फिडेंस क्रिएट कर देते हैं अमंग द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स को लगता है कि हाँ भाई सब इन्फॉर्मेशन एकदम सही होगी क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी ऑडिटर्स को मदद हो जाती है ऑडिटिंग करने में अकाउंट्स की। ये वही बेसिक सी चीजें हैं, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल हो और बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। काफी बढ़िया सब्जेक्ट है यार ये अकाउंटेंसी, मुझे बहुत पसंद है। चलो आगे आते हैं। देखो हर चीज के फायदे नुकसान तो होते ही होते हैं, तो इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं यहाँ पर। अब देखो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो मैन मेड है, तो हमेशा ये वेरिफिकेशन टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं, यानी कि कभी कभी यहाँ पर ऊपर नीचे झोल झाल भी हो जाता है, दिक्कतें भी यहाँ पर आ जाती हैं क्योंकि ये मैन मेड है, बदलते रहते हैं, फ्लेक्सिबल है, तो प्रॉब्लम्स भी आती रहती हैं यहाँ पर। हमेशा जो है चीजें प्रॉपर एकदम परफेक्ट वर्क नहीं कर पाती। अब देखो ये बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉज ऑफ द कंट्री के ऊपर बेस्ड होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो ये क्या होते हैं टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं। चेंजेस को मीट करने के मैंने आपको शुरू में भी बताया था चैप्टर के शुरुआत में कि बिजनेस बदल रहा है, देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग पॉलिसीज थोड़ा बहुत बदलती रहती हैं, बदलना पड़ता है उनको। यहाँ पे एक और लास्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब देखो ये एक सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसको डेवलप करा है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने। अब मैंने आपसे कहा था ना वो तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब तक जो हम पढ़ रहे थे, ये कुछ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, तो इन चीजों को हमें ज्यादा फॉलो करना पड़ता है। इनके बारे में कुछ बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें इस बुक के अंदर नहीं दी गई है। इस साल हम बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं लेंगे, नॉलेज हम आगे लेंगे आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले क्लासेस में, क्लास के बाद स्कूल के बाद कॉलेज में, बीकॉम और एमकॉम जब आप करोगे तो बहुत अच्छे से आपको इसके बारे में और अच्छा सिखाया जाएगा। बस यहीं पर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आवर अकाउंटेंसी जिसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस 1।
इसका सेकंड पार्ट भी होगा जो कि चैप्टर 4 होगा। आज हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 3। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है? एनी पेमेंट और रिसीविंग ऑफ मनी इन बिजनेस इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। पैसा देना या फिर लेना, दैट्स व्हाट वी कॉल ट्रांजैक्शन। और जब यही चीज बिजनेस में होगी तो उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। सिंपल। यहाँ पे एक टॉपिक है सोर्स डॉक्यूमेंट। अब ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रोवाइड करता है एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस, यानी कोई ट्रांजैक्शन हुआ उसका क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, वो होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट जो प्रूफ होते हैं उन ट्रांजैक्शंस के। फॉर एन एग्जांपल, कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल, पेज स्लिप, चेक, सैलरी स्लिप एटसेट्रा। जब आप किसी स्टेशनरी शॉप पर जाते हो सामान लेने के लिए और आपके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा जी बिल बनवा के जरूर लाना, पता नहीं तुम कितने रुपए का सामान लाओगे, बिल जरूर बना के लाना, और तुमने उनको पेमेंट करा था कैश में, तो वो आपको बना के देंगे कैश मेमो। एक एविडेंस हो जाएगा उस ट्रांजैक्शन का कि हाँ आपने 100, 200, 150 रुपए जितने भी आपने दिए उनको दुकानदार को, उसमें सब लिखा हुआ होगा कि आपने ये सामान खरीदा और इसके इतने रुपए दिए। तो वो एक एविडेंस हो जाएगा आपके पास। जब आप कोई चीज ऑनलाइन परचेज करते हैं, मान लो आपने कोई मोबाइल फोन परचेज करा और अब उसमें कोई दिक्कत आ रही है, आप उसे सर्विस सेंटर लेके जाओगे, सर्विस सेंटर वाले आपसे कहेंगे कि हमें बिल दिखाओ इसका। तो आपको अमेज़न से जो आपने मोबाइल खरीदा तो उन्होंने आपको एक इनवॉइस प्रोवाइड करा होगा। इनवॉइस बोले तो बिल, जिसके अंदर ये लिखा होगा कि आपने क्या सामान खरीदा है, कितने रुपए का खरीदा है, किस डेट पर खरीदा है, जिससे पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल वारंटी में है कि नहीं, और आपके सर्विस सेंटर वाले आपको सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। हम सिर्फ यहाँ पे इनवॉइस की बात कर रहे थे वैसे। और इस सोर्स डॉक्यूमेंट को हम दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं जिसको हम कहते हैं वाउचर। अब वाउचर देखो, ये है क्रेडिट वाउचर जो कि कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें कि वाउचर नंबर होगा, डेबिट अकाउंट होगा, अमाउंट होगा, डेट होगी और क्रेडिट अकाउंट्स होंगे। इसमें ऑथराइज्ड बाय, जिससे ये ऑथराइज्ड है उसके साइन होंगे, और जिसने प्रिपेयर करा है उसके साइन यहाँ पे होंगे। ऑथराइज्ड बाय बोले तो वो दुकान का जो मालिक है उसके, प्रिपेयर्ड बाय बोले तो वो आदमी जिसने वाउचर बनाया है, हो सकता है वो उस दुकान का कोई एम्प्लॉय हो जिसने बनाया हो। और सेम डेबिट वाउचर है। डेबिट वाउचर बिजनेस में सामान खरीदते वक्त इस्तेमाल होता है, और जो क्रेडिट वाउचर है वो सामान बेचते वक्त इस्तेमाल होता है। आगे एक जर्नल वाउचर भी होता है जिसमें कि दोनों चीज लिखी होती है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। एक टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन जो कि है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये जो चीज आप देख रहे हो इससे हम कहते हैं बैलेंस शीट। अब जब भी कोई ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर तो हम लिखते हैं उनको, कहीं तो रिकॉर्डिंग करते हैं ना उनकी, तो वो हम करते हैं इस बैलेंस शीट के अंदर। एक तरफ एसेट्स लिख के जाते हैं जो कि मैंने लिख के रखा है, एसेट्स इस तरफ हैं, लायबिलिटीज इस तरफ और कैपिटल एकदम लास्ट में। मान लो आपने बिजनेस शुरू करा कैश के साथ, ये 5 लाख रुपए कैश यहाँ पे लिखा हुआ, 5 लाख यहाँ पे आपका कैपिटल लिखा हुआ। 5 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगाए कैश, तो कैश 5 लाख हो गया उसके पास, और बिजनेस की वैल्यू कितनी होगी? 5 लाख रुपए। अब कोई ट्रांजैक्शन होता है जिसमें कि आप गुड्स खरीदते हो लाख रुपए की, तो 1 लाख रुपए की जब आप गुड्स खरीदोगे तो आपका कैश जो है 1 लाख कम हो जाएगा एंड गुड्स 1 लाख बढ़ जाएंगे, यानी कि एसेट्स के अंदर 1 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे और कैश में से 1 लाख रुपए कम हो जाएंगे, और कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, क्योंकि आपकी बिजनेस की वैल्यू 5 लाख रुपए ही रहेगी। अब मान लो आपने गुड्स बेचे 10,000 रुपए की गुड्स आपने 12,000 में बेचे, 2,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो होगा क्या कि आपके पास 12,000 रुपए आए तो कैश में 12,000 रुपए ऐड हो जाएंगे, और जो आपका एसेट था आपकी गुड्स स्टॉक उसमें से 10,000 रुपए का सामान कम हो जाएगा, और जो 2,000 का फायदा लिया है आपने उसको कैपिटल में ऐड कर दोगे। इस तरह से होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए रेफर टू द एनसीईआरटी बुक। यहाँ पे कुछ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं। अब मान लो एसेट्स जब इंक्रीज होती हैं तो उसे हम कहेंगे डेबिट, एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो उसे हम कहेंगे क्रेडिट, और लायबिलिटीज जो है एसेट का उल्टा होता है तो मामला यहाँ पे उल्टा होता है। जब यहाँ पे लायबिलिटी कम होगी उसे हम डेबिट कहेंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी तो उसे हम क्रेडिट कहेंगे। कुल मिला के ये है कि डेबिट आपको हमेशा खुशियां देगा और क्रेडिट आपको हमेशा देगा। इन द केस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बात करोगे कैपिटल की, तो जब कैपिटल कम होती है तो उसे हम डेबिट कहते हैं, कैपिटल बढ़ती है तो उसे हम क्रेडिट कहते हैं। यहाँ पे मामला उल्टा है। तो एसेट्स लायबिलिटीज में ऐसा होता है कि जब डेबिट होगा तो खुशी होगी और क्रेडिट होगा तो दुख होगा। और रेवेन्यू एंड गेन्स की बात करोगे तो जब रेवेन्यू आपका कम हो जाता है तो उसे हम कहते हैं डेबिट, और जब रेवेन्यू आपका बढ़ जाता है तो उसे हम कहते हैं क्रेडिट, यानी कि खुशियाँ। तो वो जो मैंने आपको बोला था ना कि डेबिट आपको खुशियां देता है और क्रेडिट आपको दुख देता है, वो सिर्फ एसेट और लायबिलिटी पे अप्लाई होता है, वैसे उल्टा रहता है। जब लॉस होगा आपका तो लॉस बढ़ गया तो डेबिट, यानी कि डेबिट आपको दुख देगा। लॉस मान लो कम हो गया आपका तो क्रेडिट, यानी कि खुशी होगी। तो क्रेडिट से खुशी होगी और डेबिट से दुख होगा। डी फॉर डेबिट, डी फॉर दुख। लेकिन एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए ये चीज़ उल्टी चलती है। आई होप आप समझ गए होंगे। कोई कंफ्यूजन है देन वीडियो को पीछे करो और फिर से देखो। अब अगला टॉपिक है जर्नल। वैसे मेनली इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक है, अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल, बाकी तो सब इसके आसपास की चीज़ें हैं। जर्नल जो है एक बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है। इन दिस बुक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज व्हेन दे टेक प्लेस।
ये बुक होती है अकाउंट्स की कि जहाँ पर आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यानी कि 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुआ, उसके बाद 2 जनवरी को हुआ तो 2 जनवरी वाला उसके नीचे आएगा, फिर 3 जनवरी वाला उसके नीचे आएगा, 4 जनवरी वाला उसके नीचे आएगा। एक ट्रांजैक्शन हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे लाइन से ऑर्डर से लगाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहला लगा दिया फिर पांचवा लगा दिया फिर सातवां लगा दिया फिर दूसरा लगा दिया, ऐसे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह चलेगा जर्नल के अंदर। और इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, डेट होता है, पर्टिकुलर्स, LF बोले तो लेजर फॉलियो, जिसका कोई काम नहीं है, अभी नहीं बताया जा रहा आपको ये क्या होता है, ये सब आप बाद में जानोगे। और ज़्यादातर ये कॉलम खाली रहता है। और 2 कॉलम और होते हैं, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। जनरल एंट्री कुछ इस तरह से करी जाती है। अब मान लो आपने बिजनेस शुरू करा विद 5 लाख रुपए कैश, 5 लाख रुपए कैश डाले और अपने कैपिटल में भी ऐड हो गए ऑब्वियसली। 5 लाख रुपए कैश और आपके कैपिटल की वैल्यू होगी 5 लाख रुपए, तो उसको जर्नल में कैसे एंट्री करोगे? जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जब हमारे एसेट्स बढ़ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं डेबिट, और कैश हमारे लिए एक एसेट है, तो कैश अकाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके आगे DR लगा देंगे। DR मतलब डेबिट, डेबिट पहले लिखा जाएगा, उसके बाद लिखा जाएगा क्रेडिट। कैश अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो चुका है, यानी कि कैश आ चुका है, बढ़ चुका है, यानी डेबिट हो चुका है। और हमने आपसे कहा था कैपिटल के मामले में मामला उल्टा रहता है। कैपिटल जब बढ़ेगी तो उसे तुम क्रेडिट कहोगे। अब यहाँ पर कैपिटल भी बढ़ी है तो उसे तुम क्रेडिट कहोगे। अब देखो, कैश बढ़ा है उसे डेबिट कहेंगे, कैपिटल बढ़ी है उसे हम क्रेडिट कहेंगे। तो कैश हमने यहाँ डेबिट वाले में लिख दिया और कैपिटल हमने यहाँ इसमें लिख दिया क्रेडिट वाले में। इस तरह बाकी की सारी एंट्रीज भी होती है उन डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करके। डेबिट पहले लिखा जाता है, उसके नीचे क्रेडिट अकाउंट लिखा जाएगा, पहले डेबिट अकाउंट फिर क्रेडिट अकाउंट। एंड यहाँ पर ये लिखना जरूरी है कि ये क्या ट्रांजैक्शन था। ऐसा नहीं है कि कैश बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया, अरे क्यों बढ़ गया, क्या करा था तुमने, वो भी तुम्हें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और लास्ट में इसका टोटल कर दिया जाता है, डेबिट और क्रेडिट जो बराबर आते हैं। इसी के साथ आपका ये छोटा सा चैप्टर खत्म हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटेंसी का। सही बताऊं तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल एंट्री, इससे ज्यादा कुछ नहीं है अकाउंटेंसी में। मैं तो कहता हूँ पूरे कॉमर्स में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जब हम बात करते हैं ना कॉमर्स की कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम लेने वाला हूँ, बात लोग जर्नल एंट्री और अकाउंटिंग इक्वेशन की करते हैं। अच्छा, कॉमर्स मतलब जर्नल एंट्री, तो सबसे इंपॉर्टेंट छोटा सा चैप्टर था अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस 2। यहाँ पे एक टॉपिक है सब डिवीजन ऑफ जर्नल। जब हम सब डिवीजन ऑफ जर्नल करते हैं तो हमें ना जर्नल बनाने की जरूरत, ना ही लेजर बनाने की जरूरत, हम बनाते हैं सब्सिडरी बुक्स। अब सब्सिडरी बुक्स का फायदा ये होता है कि हमें एक तरह के सारे ट्रांजैक्शंस एक ही जगह पे मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे होती है कैश बुक, परचेजेस बुक, परचेजेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और एक लास्ट में जर्नल प्रॉपर, यानी कि जर्नल जो एक प्रॉपर जर्नल रहता है ना हमारा, वो जर्नल। अब कैश बुक में सारे के सारे कैश ट्रांजैक्शन आ जाएंगे, परचेज बुक में सारे परचेज ट्रांजैक्शन आ जाएंगे, परचेज रिटर्न बुक में सारे परचेजेस के रिटर्न ट्रांजैक्शन आ जाएंगे, सेल्स बुक में सारे सेल्स ट्रांजैक्शन, सेल्स रिटर्न बुक में सारे सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शंस, और जर्नल प्रॉपर में वो सारे ट्रांजैक्शन जो इनमें नहीं आ पाए। जैसे कि कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, वो हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? ना तो हमने परचेज करी, ना सेल करी, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न, और ना ही कैश, तो कहां रखोगे उसे? वो चला जाएगा आपके जर्नल प्रॉपर के अंदर। जर्नल प्रॉपर का यूज ऐसी ट्रांजैक्शंस के अंदर होता है जहां पे ना परचेज हो, ना सेल हो, ना ही वो कैश ट्रांजैक्शन हो, बस ये इनका काम है। सबसे पहले आती है यहाँ पे सिंगल कॉलम कैश बुक। इसकी 2 साइड होंगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जो कि हमने बहुत पढ़ा है, होती 2 साइड है अकाउंटिंग के अंदर। हैप्पीनेस इज डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। तो डेबिट इसको हम कहते हैं रिसीप्ट साइड और क्रेडिट साइड को हम कहते हैं पेमेंट साइड। तो यहाँ पे देखो 2 पार्ट्स में सिंपली डिवाइडेड है। यहाँ से डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश, और दूसरे साइड भी सेम, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और कैश। अब यहाँ पे रिसीप्ट में क्या होता है, जहां से भी कैश हमारे पास आता है हम उसे यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और पेमेंट साइड में क्या होता है, कैश जब जाता है तो उसे हम पेमेंट साइड में लिखते हैं, सिंपल। और लास्ट में जाके इनको ऐड करके इसका टोटल निकाल लेते हैं। और डबल कॉलम कैश बुक के अंदर क्या होता है, छोटा सा अंतर है, कैश और बैंक। यहाँ पे ये 2 कॉलम है, कैश वाला कॉलम और बैंक वाला कॉलम। कुछ पेमेंट जो बैंक अकाउंट से होती है वो इस तरफ बैंक में लिख दिए जाएंगे, कुछ रिसीविंग जो बैंक अकाउंट के अंदर होती है वो इस तरफ इसमें लिख दी जाएंगी बैंक अकाउंट के अंदर। अंतर सिर्फ इतना है, कैश और बैंक अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे बैंक की भी ट्रांजेक्शन सारे जुड़ जाते हैं डबल कॉलम कैश बुक के अंदर। अब आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे एक सेल्स बुक आएगी। सेल्स बुक के अंदर क्या होगा, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स और टोटल। डिटेल बोले तो ये हमने कोई सामान सेल करा है इनको, MS राम एंड सन्स को 100 पैकेट्स ऑफ बॉल पेन, 60 पैकेट्स ऑफ इंक पेन, ठीक है, एट द रेट ऑफ 40 रुपए पर पैकेट, एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर पैकेट। टोटल पैसा जो रहा इसका वो 1211 रुपए हुआ, ठीक है। तो इसका टोटल पैसा जो रहा वो 4000 और 2400 मिला के 6400 रुपए हुआ। साथ में IGST ऐड हुआ 12%, तो उसका 768 जुड़ा, और लास्ट में ये टोटल 7168 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है
है ये हुई है सेल। सेम चीज इन बाकी के ट्रांजेक्शन के लिए भी, इन सबका टोटल करके लास्ट में ये निकल के आएगा 24,964 रुपए की सेल हुई है इस 7वें महीने के अंदर, जो कि हमारा ये था 7वां महीना जुलाई। आगे परचेजेस बुक, परचेजेस बुक के अंदर भी सेम चीज होती है कि यहाँ पे नेम ऑफ द सप्लायर लिखा जाएगा। अब इसके आगे आएगी परचेजेस बुक, यहाँ पे नेम ऑफ द सप्लायर आएगा, डेट, इनवॉइस नंबर, LF, लीजर फोलियो, डिटेल्स और टोटल अमाउंट। वही सेम काम जो सेल्स बुक के अंदर करा था वही सेम परचेज बुक के अंदर होगा। बस अंतर इतना कि हमारी सेल्स बुक से पैसा हमारे पास आता है वो लिखा गया है, परचेज बुक में जो पैसा जाता है वो लिखा गया है। बस वही है, टोटल आगे आएंगे। यहाँ पे आता है परचेज रिटर्न बुक, यहाँ पे सेम हिसाब है। परचेज जब हम रिटर्न करेंगे, यानी कि हमने कोई चीज खरीदी उसे जब हम वापस करेंगे तो वो चीज यहाँ पे लिखी जाएगी इस परचेज रिटर्न बुक के अंदर। इसका भी सेम फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, नोट नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट आएगा, डिटेल और टोटल, साथ में रिमार्क, यानी कि हमने क्यों रिटर्न करा था, और लास्ट में तो हम टोटल कर ही देंगे। इसके बाद आ रही सेल्स रिटर्न बुक, ये भी सेम टू सेम होती है। सेल्स रिटर्न यानी कि हमने कोई सामान बेचा था वो हमारे पास वापस आ गया, वो सेम चीज, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, लेजर फोलियो, क्रेडिट नोट नंबर, अमाउंट जिसमें की डिटेल लिखी जाएगी अमाउंट की, और ये टोटल अमाउंट लिखा जाएगा। और यहाँ पे तो टोटल ऑब्वियसली आ ही जाएगा। यहाँ पे रिमार्क के आखिर जो सामान रिटर्न आया हमारे पास वो क्यों आया। और ये जो क्रेडिट नोट नंबर है ये बस एक यूनिक 16 डिजिट का नंबर होता है। इसके आगे आगे लास्ट में हमारा जर्नल प्रॉपर है ही, वही नॉर्मल जर्नल है। ये प्रॉपर का मतलब सिर्फ ये है कि ना कि ये सेल्स बुक है, ना ये परचेज बुक है, ना ये परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न बुक नहीं है, कैश बुक नहीं है, ये नॉर्मल जर्नल है। यहाँ पे एक और टॉपिक है बैलेंसिंग द अकाउंट्स, यानी कि ट्रायल बैलेंस। तो लेजर में जितने भी अकाउंट्स थे उनका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है और इन दी एंड उनकी बैलेंसिंग करी जाती है। तो जितने भी अकाउंट्स जो है वैसे ही बैलेंस हो गए थे, बिना बैलेंसिंग करे हुए, उनको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा जाता। ट्रायल बैलेंस का काम सिर्फ इतना सा है कि डेबिट और क्रेडिट साइड को सभी अकाउंट्स की बैलेंस किया जाए। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये आज हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, आखिर क्या है ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब देखो, बिजनेस जब हम करते हैं तो हमारे साथ एक सिचुएशन होती है कि हमारे जो कैश बुक में बैंक कॉलम है उसका बैलेंस और हमारी जो बैंक की पासबुक है उसका बैलेंस डिफर कर जाता है। यानी कि बातचीत बैंक की हो रही, ट्रांजैक्शन सारे बैंक के, लेकिन आपने जो कैश बुक में लिखा है उसका बैलेंस अलग आ रहा है और बैंक वालों ने जो पासबुक में लिख रखा है उसका बैलेंस अलग आ रहा है। ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं, इनको ठीक कैसे किया जाता है, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉजेज ऑफ डिफरेंस जानते हैं, आखिर ये डिफरेंसेस आते क्यों हैं। देखो, इसके सिर्फ दो रीजन है, पहला टाइमिंग डिफरेंसेस और दूसरा है एरर्स मेड बाय बिजनेस और बाय द बैंक। यानी कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में जो टाइमिंग की डिफरेंस आती है, कोई ट्रांजैक्शन बैंक से हुआ, वो बैंक वालों ने तो रिकॉर्ड कर लिया लेकिन आपको पता ही नहीं था तो आपने अपने कैश बुक में नहीं लिखा, या फिर कोई ट्रांजैक्शन जो कि आपने तो करा, आपको पता था कि हाँ बैंक से हम ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो हुआ ही नहीं उस समय पर, तो बैंक वालों ने तो उसे रिकॉर्ड नहीं करा पासबुक में, आपने अपनी कैश बुक में कर लिया, पासबुक में नहीं हुआ। कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ जो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में नहीं हुआ। टाइमिंग का डिफरेंस आ जाता है, पहले कभी पासबुक वाले कर देते हैं यानी बैंक वाले, कभी आप अपनी कैश बुक में कर लेते हो, टाइमिंग डिफरेंस। दूसरा एरर्स, अपने गलतियां हो जाती हैं हमसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में, आपसे कोई कभी गलती होगी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करने में अपनी कैश बुक के अंदर, तो वो भी कमी है। बैंक वालों से कभी गलती होगी पासबुक में रिकॉर्डिंग करने में, वो भी गलती है। तो ये दो सिंपल रीजंस हैं कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस के इन द बैलेंसेस ऑफ बैंक पासबुक एंड द फर्म्स कैश बुक। आ जाओ, देखो टाइमिंग डिफरेंसेस ये कुछ इस प्रकार के होते हैं। चेक इशूड बाय द बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने बैंक से चेक इशू कर दिया, आपने किसी पर्सन को चेक दिया कि लो भाई साहब ये रहा 5,000 रुपए का चेक, खेल खत्म। तुमने अपना चेक काट के दे दिया उन्हें और अपनी कैश बुक में जो बैंक कॉलम है वहां से तुमने 5,000 रुपए काट दिए कि 5,000 रुपए क्रेडिट हो गए हमसे 5,000 रुपए, चेक गया। लेकिन हुआ क्या है कि जिस इंसान को आपने वो चेक दिया था उन्होंने अभी जाके अपनी बैंक में जमा नहीं करा। जब तक चेक जमा नहीं होगा आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे, जब तक चेक जमा नहीं होगा आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे, जब तक चेक जमा नहीं होगा आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे। लेकिन आपने चेक देके अपने कैश बुक में से काट लिए, बैंक में चेक नहीं गया, आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटे, तो पासबुक में नहीं चढ़े होंगे कटे हुए, कैश बुक में चढ़ गए कि हाँ 5,000 रुपए कट गए, लेकिन पासबुक में नहीं चढ़े होंगे कि हाँ 5,000 रुपए कट गए, क्योंकि बैंक में जब तक कैश वो अपना जो चेक है वो जमा नहीं होगा पैसा नहीं कटेगा, बैंक से पासबुक में नहीं चढ़ेगा। तो आपने जो कैश बुक में चढ़ाया है वो गलत है, टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से हुआ है। दूसरा सिचुएशन, चेक पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। कोई चेक आपके पास आया 5,000 रुपए का, आए हाय 5,000 रुपए आ गया, आज तो आपने कैश बुक में मस्त ऐड करे कि हाँ 5,000 रुपए डेबिट हो गया, आज तो मौज आ गई, ठीक है। लेकिन फिर क्या करा, आप जो है चेक जाके बैंक में दिया है, उनसे कहे कि लो भाई साहब हमारे अकाउंट में पैसे पहुंच जाने चाहिए। अब बैंक वालों ने क्या कहा, भाई साहब 3 दिन लगेंगे, 3 दिन आपका जो चेक है उससे क्लियर होने में 3 दिन लगेंगे।
जब जाके आपके बैंक में पैसा आएगा अकाउंट में, जब जाके पासबुक में चढ़ेगा। तो तुमने अपनी कैश बुक में जो 5,000 रुपए ऐड कर लिए हैं वो गलत है, टाइमिंग डिफरेंस आ गया है यहाँ पर। 3 दिन का जो 3 दिन प्रोसेसिंग में लगती है ना उसका, तो जो तुमने रिकॉर्ड कर लिया वो गलत है, बैंक की पासबुक में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, टाइमिंग डिफरेंस आ गया, दिक्कत आ गई, बैलेंसेस में अंतर आ सकता है इस तरह से, ठीक है। तीसरी सिचुएशन है डायरेक्ट डेबिट्स मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। आपके बैंक अकाउंट के अंदर कहीं से डायरेक्टली पैसा आ गया, जैसे कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, उसके ऊपर रिटर्न आ गया, उसके ऊपर जो है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया, जो तुमने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा कहीं पे बैंक के थ्रू, तो उसका रिटर्न आ गया आपके पास, आपके अकाउंट में आके पैसा जुड़ गया, पासबुक में चढ़ गया, लेकिन आपको नहीं पता था कि भैया जी पैसा आया है कहीं से, हमारे अकाउंट में पैसा डेबिट हुआ है लेकिन हमें नहीं पता था। तो पासबुक में चढ़ गया, बैंक वालों ने चढ़ा दिया, अपना काम बढ़िया कर लिया, लेकिन हमें नहीं पता था, तो हमने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में नहीं लिखा, टाइमिंग डिफरेंस आ गया, बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाएगा। अगली सिचुएशन आती है अमाउंट्स डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट। अब मान लो तुम्हारे किसी कस्टमर ने तुम्हारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट कर दिया, आपने कस्टमर को सेल करी, कह दिया भैया जी यार जितना जल्दी हो सके पैसे पहुंचवा देना हमारे अकाउंट में। कस्टमर ने क्या करा, पहुंचा दिए कुछ दिन बाद पैसे आपके बैंक अकाउंट में, लेकिन आपको तो पता ही नहीं चला कि भाई साहब जो है पैसे आ चुके हैं बैंक अकाउंट के अंदर, मैसेज वैसेज ना आया हो या कुछ भी हो, आपको पता ही नहीं चला कि बैंक में पैसे आ रखे हैं। तो बैंक वालों ने पैसे आ गए बैंक में, पासबुक में चढ़ा दिए, लेकिन आपने अपनी कैश बुक में नहीं चढ़ाए बैंक कॉलम में, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि पैसे आए हैं यार, कहीं से कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिफरेंस आ गया आपका, टाइमिंग डिफरेंस, पासबुक में पैसा चढ़ गया लेकिन कैश बुक में नहीं चढ़ा क्योंकि आपको नहीं पता था। अगला पॉइंट आता है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक। आपने मान लो बैंक से कोई लोन वोन ले रखा था, कोई ओवरड्राफ्ट ले रखा था, उसके ऊपर बैंक ने ऑटोमेटिक इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, आपके अकाउंट से पैसा अपने आप काट लिया बिना आपको बताए। पैसे में क्या हुआ, बैंक वालों ने पैसा काट लिया, पासबुक में चढ़ा दिया कि हाँ पैसे कट गए, लेकिन आपको पता ही नहीं यार पैसे कटे हैं। तो आपने अपनी कैश बुक में जो है नहीं चढ़ाया, कैश बुक के बैंक कॉलम में आपने नहीं चढ़ाए, पासबुक में चढ़ गए, कैश बुक में नहीं चढ़े, डिफरेंस आ गया टाइमिंग का, यहाँ पर भी बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद आता है डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कुछ ऑटोमेटिक पेमेंट्स होती हैं हमारे हर महीने के, कुछ चीजें हमने ऑटोमेट करके रखी होती हैं, जैसे कि आपने किसी ऐप का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आपने कोई और चीज जैसे कि जियो का रिचार्ज आजकल ऑटोमेट हो जाता है कि जो है हर 3 महीने बाद आपका रिचार्ज ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप जैसे उसे अपने बैंक से लिंक कर दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपका जो है प्लान एक्सपायर होगा ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगा। बैंक से ऑटोमेटिक पेमेंट हो गया, बैंक अकाउंट से पैसा कट गया, पासबुक में लिख गया कि हाँ जी पैसे कट चुके हैं, लेकिन आपको नहीं पता चला, आपने अपनी कैश बुक में नहीं लिखा, टाइमिंग डिफरेंस आ गया, बैलेंसेस में डिफरेंस आ जाएगा पासबुक और कैश बुक के। और यहाँ पर लास्ट पॉइंट आ जाता है चेक डिपॉजिटेड बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। आपने मान लो कोई चेक डिपॉजिट करा बैंक में जाके कि ये हमारे पास चेक आया 10,000 रुपए का, बैंक वालों को जाकर दिया है, लो जी इसे अप्रूव करवा दो, हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए आ जाने चाहिए, लेकिन उन्होंने उस चेक को डिसऑनर कर दिया, उसको जो है अप्रूव नहीं करा उन्होंने, कोई भी रीजन रहा हो उसके पीछे। तो तुमने तो अपने कैश बुक में 10,000 रुपए जोड़ लिए होंगे, आहा चेक आ गया 10,000 रुपए आ गए, लो जुड़ के खेल खत्म, बढ़िया मौज आ गई, 10,000 रुपए हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन उन्होंने उस चेक को एक्सेप्ट करा ही नहीं। बाद में तुम देखे तो आ गए, अपना 10,000 रुपए लिख लिए बढ़िया, लेकिन 10,000 रुपए आपके अकाउंट में नहीं आए बैंक अकाउंट के अंदर, तो पासबुक में वो पैसे नहीं चढ़े होंगे, कैश बुक में चढ़ गए, पासबुक में नहीं चढ़े, डिफरेंस आ गया, टाइमिंग डिफरेंस। इसकी वजह से भी हमारे जो बैलेंसेस हैं वो डिफर कर जाएंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। ये हो गई हमारे सभी तरह के टाइमिंग डिफरेंसेस कि कभी पैसा जो है कैश बुक में चढ़ जाता है, कभी पासबुक में चढ़ जाता है, पासबुक में चढ़ा तो कैश बुक में नहीं चढ़ा, कैश बुक में चढ़ा तो पासबुक में नहीं चढ़ा, ये कुछ सिचुएशंस थी। उसके बाद आ जाते हैं डिफरेंसेस कॉज्ड बाय एरर्स, यानी कि गलतियों की वजह से जो डिफरेंसेस आते हैं बैलेंस में, वो पहले होते हैं एरर्स कमिटेड बाय रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बाय द फर्म, एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बाय द बैंक। या तो फर्म से कोई गलती हो जाए कैश बुक में रिकॉर्डिंग में, या फिर बैंक वालों से कोई गलती हो जाए पासबुक में रिकॉर्डिंग में ट्रांजैक्शंस की। अगर रिकॉर्डिंग कहीं पर गलत हो गई तो अगेन डेफिनेटली हमारे बैलेंसेस में डिफरेंस आएगा, हमारे कैश बुक का बैंक कॉलम और हमारे पासबुक का बैलेंस। तो ये जो दो बैलेंसेस हैं मैच जब नहीं करेंगे, दैट विल बी द डिफरेंस। ये दो ही रीजन के कारण आते हैं, या तो टाइमिंग डिफरेंस हो या फिर किसी ने गलती करी हो। ये हो गए आपके रीजंस, कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस। अब देखो सिचुएशन वाइल प्रिपेयरिंग बीआरएस, हम जब बीआरएस प्रिपेयर करते हैं तो हमारे सामने 4 टाइप की सिचुएशंस होती हैं। व्हेन डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन एंड बैलेंस एज पर पासबुक इज टू बी असर्टेन्ड। हमारी कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो हमें दे रखा है और पासबुक का बैलेंस निकालना है, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन क्रेडिट बैलेंस हमें दे रखा है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है और पासबुक का बैलेंस निकालना है। तीसरा सिचुएशन हमें पासबुक का जो है डेबिट बैलेंस दे रखा है और हमें कैश बुक का बैलेंस निकालना है। चौथी सिचुएशन हमें पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, कैश बुक का बैलेंस निकालना है। पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो कैश बुक का निकालना पड़ेगा। अब कैश बुक का दे रखा है
तो पासबुक का निकालना पड़ेगा। ये कुछ सिचुएशंस रहती हैं। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप अपनी किताब को ज़रूर पढ़ें। ये है हमारी NCERT अकाउंटेंसी की, इसको पढ़ें। इसमें जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं उनको करें। इसके जो प्रैक्टिकल वगैरह के वीडियो हैं वो भी हम डेफिनेटली बनाने की कोशिश करेंगे। हम आपके सामने BRS बनाकर दिखाएंगे वीडियो के अंदर, अगर आपकी डिमांड आती है तो। अगर आप अभी कमेंट करोगे कि इन इलस्ट्रेशन के ऊपर वीडियो बनाया जाए तो हम डेफिनेटली बनाएंगे। ये कुछ बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट का हमारा ये होता है फॉर्मेट, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या था, देखो बैंक बैलेंस एज पर तुम्हें दे रखा है कैश बुक में का बैलेंस दे रखा 50,000 रुपये, और पासबुक का बैलेंस तुम्हें निकालना है। इसके चलते 50,000 रुपये तुम यहाँ पे ऐड वाले कॉलम में लिख दोगे 50,000। दूसरा हमारा वो है ट्रांजैक्शन चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,000 रुपये। 6,000 रुपये का चेक इशू कर दिया आपने, लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया। तो यहाँ पर क्या होगा, अगेन आपके जो 6,000 रुपये हैं वो ऐड कर लिए जाएंगे। क्योंकि देखो तुमने चेक इशू करा, काट के दे दिया अपना, लो भैया ये है 6,000 रुपये का चेक, काट के तुमने दे दिया, अपनी कैश बुक से पैसा काट दिया, ठीक है। लेकिन उस आदमी को जिसने को तुमने दिया था वो बैंक में लेके नहीं गया चेक को, और उसने अप्रूव कराया नहीं, प्रेजेंट कराई नहीं पेमेंट के लिए, तुम्हारे अकाउंट से पैसा कटा नहीं, लेकिन तुमने यहाँ से तो काट लिया। अरे यार यहाँ भी जोड़ लो, वहाँ का और यहाँ का बराबर रहेगा, तो हम ऐड में लिख देंगे। तीसरा ट्रांजैक्शन, द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ 8,000 एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट बट वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने जो है डिविडेंड कलेक्ट कर लिया 8,000 रुपये का, तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा काट लिया, पासबुक में लिख गया और कैश बुक में नहीं लिखा गया, तो क्या करोगे, कैश बुक में लिख लोगे यार, ऐड कर लो 8,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन, बैंक चार्जेस ऑफ 400 रुपीज वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब 400 रुपये बैंक के कुछ चार्जेस थे, तुम्हारे बैंक अकाउंट से बैंक वालों ने 400 रुपये काट लिए, पासबुक में लिख दिए, लेकिन कैश बुक में नहीं लिखे गए। 400 रुपये कटे थे ना, पासबुक से कट गए, कैश बुक से नहीं कटे, तो तुम क्या करोगे, कैश बुक से भी काट दोगे, माइनस में लिख दोगे 400 रुपये। हो गया ना, इस तरह से हो जाता है मामला। और फाइनल आंसर जो आता है वो आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। इन सबको जोड़ जाड़ के ये कुछ निकल कर आ रहा है आपका बैलेंस एज पर पासबुक। कुछ इस टाइप से होते हैं आपके BRS। इसमें फर्दर और ज्यादा आप जानना चाहते हैं देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके इलस्ट्रेशंस के ऊपर भी हम वीडियो जरूर बनाएंगे, आज कह दोगे कल वीडियो बना देंगे, हमारे पास यही काम है। अकाउंटेंसी चैप्टर 6, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब देखो ट्रायल बैलेंस क्या होती है, ये एक स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स टू टेस्ट द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स। हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, हमारा जर्नल, हमारा लेजर, इन सब की एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसमें कि सभी लेजर अकाउंट्स का डेबिट एंड क्रेडिट साइड के बैलेंसेस लिखे जाते हैं, एंड उससे चेक होता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कि हमारे जो बुक्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट हैं, जिसके अंदर जो रिकॉर्डिंग करी गई है वो कितनी एक्यूरेट है, ये चीज़ टेस्ट करी जाती है इस स्टेटमेंट से, जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। उसमें सभी अकाउंट्स के नाम लिखे हुए होते हैं, एक तरफ होता है डेबिट, एक तरफ होता है क्रेडिट। सभी अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस वो सिंपली लिखा हुआ होता है, जिससे कि अपन चेक करते हैं वो सही है कि नहीं है। इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं भाई सब। असर्टेन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट की जो मैंने तुम्हें बताया ना अरिथमेटिकल एक्यूरेसी के लेजर के अंदर जो पोस्टिंग हुई है वो सही हुई है कि नहीं, ये चीज चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उसके अलावा हेल्प प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर ही बनाए जाते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हमारी फाइनल अकाउंट्स, वो भी इसी के बेसिस पर बनाए जाएंगे। उसके बाद समरी ऑफ ईच अकाउंट। हर एक लेजर अकाउंट की समरी जो है हमें एक सिंपल ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट के फॉर्म में आराम से मिल जाती है। उसके बाद हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एरर्स। जो भी एरर्स रहे होंगे पोस्टिंग के अंदर उन सभी को हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जब डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आएगा हमारे ट्रायल बैलेंस का, तो हम क्या समझेंगे यार कहीं ना कहीं कमी रह गई है। और इसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग। ये ट्रायल बैलेंस कितने तरह से बना सकते हैं अपन, दो तरह से बना सकते हैं। पहला बैलेंस मेथड, दूसरा टोटल्स मेथड। बैलेंसेस मेथड में तुम क्या करोगे, ये तुम्हारा सिंपल सा ट्रायल बैलेंस रहता है। ये देखो ऐसे करके कुछ बनता है, ये बन जा भाई, ये आएगी तुम्हारी क्रेडिट साइड, ये आ गई तुम्हारी डेबिट साइड, ठीक है। यहाँ पे लिखे जाएंगे तुम्हारे पर्टिकुलर्स तुम्हारे सभी अकाउंट्स के नाम। ये है तुम्हारा डेबिट साइड, ये है तुम्हारा क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ पे तुम बस अपना एक ये तुमने अकाउंट का नाम लिखा कैश अकाउंट। अगर उसमें बैलेंस डेबिट साइड में रह गया था तो डेबिट में लिख दोगे, अगर और कोई दूसरा रहा जिसका बैलेंस क्रेडिट साइड में रह गया था तो क्रेडिट में लिख दोगे, कोई तीसरा था जिसका बैलेंस जो है जो क्रेडिट बैलेंस रह गया था तो क्रेडिट में लिख दोगे, चौथा कोई अकाउंट जिसका बैलेंस जो है डेबिट साइड रह गया था तो डेबिट साइड में लिख दोगे। सिंपली ये सब लिखोगे। जब तुम इक्वल करोगे लास्ट में तो ये दोनों जो है बराबर आने चाहिए। LHS इक्वल टू RHS, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए,
तब माना जाएगा कि ये जो बैलेंसेस है ये सही है, एक्यूरेसी जो है अर्थमेटिकल एकदम सही है, एक्यूरेसी परफेक्ट है, 100% एक्यूरेसी है। लेकिन अगर ये बैलेंसेस दोनों बराबर नहीं आते, दोनों इसके टोटल्स बराबर नहीं आते डेबिट एंड क्रेडिट साइड के, यानी कि उसमें कमी रह गई थी, तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो मैंने तुम्हें बताया ना बैलेंस के, अच्छा इसका ठीक है यहाँ पे बैलेंस था, इसका यहाँ पे बैलेंस था, इसका यहाँ पे बैलेंस था, इसका यहाँ पे बैलेंस था, डेबिट साइड में था कि क्रेडिट साइड में था। दूसरा तरीका जो इसका होता है डेट इज, अरे भाई ये तो सब पूरा इरेज हो गया भाई, भारी सीन। दूसरे तरीके में क्या होता है, हम इसी टेबल के अंदर टोटल्स फिल कर देते हैं। ये देखो वापस से अपन ये बना लेंगे, ये तो गोल बन गया ये सिंपल ट्रायल बैलेंस अपन फिर से बना लेंगे। ये इसकी डेबिट साइड, ये इसकी क्रेडिट साइड, ये इसका पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर था इसका डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट में टोटल इतना आ रहा था, क्रेडिट में टोटल इतना आ रहा था। दूसरा अकाउंट था डेबिट में टोटल इतना आ रहा था, क्रेडिट में टोटल इतना आ रहा था। अब तुम कहो कि भाई वो तो टोटल तो बराबर ही आता ना, बराबर कहाँ आता, तुम बड़ा वाला टोटल दोनों तरफ लिखते हो ना, बड़ा वाला टोटल दोनों तरफ तुम लिखते हो लेजर के अंदर, लेकिन यहाँ पे तुम बड़ा वाला टोटल नहीं लिखोगे, जो सच में टोटल आ रहा है वही लिखोगे। यहाँ पे टोटल दोनों लिखा जाएगा, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल। ये हो गया तुम्हारा टोटल्स मेथड। दोनों ही मेथड आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। इनका भी वही टोटल जो है 2 मतलब जो भी हुआ आ रहा हो, ILHS और RHS इक्वल होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, तभी तुम्हारा माना जाएगा कि तुम्हारी पोस्टिंग एक्यूरेट हुई थी। इसके बाद आते हैं एरर्स। इस चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, यानी एरर्स को ठीक करना। कौन से एरर्स भाई, किस तरह के एरर्स? एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपेंसेटिंग एरर्स। एरर्स ऑफ कमीशन होती हैं कोई चीज हमने कम ज्यादा लिख दी हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैश सेल करी 20,000 रुपए की, ठीक है, 20,000 की मैंने सेल करी, तो कुल मिला के क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट मेरा डेबिट होना चाहिए। रुको ढंग से लिख लेते हैं थोड़ा सा इसको, मेरा जो ये है अपना कैश अकाउंट, ये डेबिट होना चाहिए 20,000 रुपये से, ठीक बात। और टू सेल्स अकाउंट, यानी कि सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट होना चाहिए, वो भी अगेन 20,000 रुपये से, ठीक है। ये इसकी सही एंट्री होनी चाहिए। लेकिन हमने गलती क्या करी, कैशल थी तो 20,000 रुपए की, लेकिन मैंने गलती से लिखते समय उसको 20 के बजाय 2,000 रुपये लिख दिया, और ये तो मामला गड़बड़ा गया भाई साहब। तो 20,000 के बजाय मैंने ऐसे करके 2,000 कर दी, बची और 18,000। तो हम इसको ठीक कैसे करेंगे भाई, 18,000 का और कर देंगे। कैश अकाउंट को 18,000 से और डेबिट कर दो एक बार, कैश अकाउंट डेबिट 18,000, अब ये 28 है, 18,000 और टू सेल्स अकाउंट सिंपल 18,000, खत्म, मामला सेट। 2,000 पहले 18,000, अब टोटल हो गया 20,000, प्रॉब्लम सॉल्व। इसे हम कहते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री। एंड उसके बाद हमारे आएंगे एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन ये क्या है, ओमिशन बोले तो ओमिट कर देना, कोई एंट्री करना हम भूल गए। यही कैश सेल का, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। यही कैश सेल की एंट्री थी, 20,000 रुपये की अपन को करनी थी कैश सेल, और हम उसे भूल गए, ये तो गलत लिख दिया है भूल गए। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा भाई साहब, तुमने कोई एंट्री नहीं करी है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है प्रॉब्लम का, एंट्री को कर दो भाई साहब, एंट्री को कर दो तुम, सिंपल अपना कर दो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000, ठीक है, ये एंट्री हो गई। इसे भी अपन कहेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री। उसके बाद एरर ऑफ प्रिंसिपल, मैंने तुम्हें बताया था ना बहुत पहले, 2, 3, 4 चैप्टर पहले, GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि हमारे 11 प्रिंसिपल्स थे, अपन ने पढ़े थे चैप्टर 2 के अंदर, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। उन प्रिंसिपल्स को जब भी कोई एंट्री जो है फुलफिल नहीं करती है, उनमें से किसी भी प्रिंसिपल को वायलेट कर रही है कोई एंट्री, तो वो जो एरर होगा उसे हम कहेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 कस्टमर्स थे, जोया एंड आद्या। अब कोई तुमने सेल करी, फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपीज की सेल करी टू जोया, लेकिन तुमने गलती से पोस्टिंग में क्या करा, तुमने वो 2,000 रुपये की सेल आद्या के अकाउंट के अंदर चढ़ा दी। तो जो चीज जोया के पास सेल होनी चाहिए थी, जोया का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, तुमने कर दिया आद्या को बिन बात की डेबिट और जोया को नहीं करा। तो ऐसे में सोल्यूशन क्या हो सकता है भाई, आद्या से लेके जोया को वापस दे दो ना, सिंपल। जोया को डेबिट होना था ना, जोया को डेबिट होना तो 2,000 रुपये से, जोया डेबिट 2,000 रुपीज कर दो टू आद्या, सिंपल 2,000 रुपीज क्रेडिट। तुम्हारे आद्या से 2,000 रुपये तुमने क्रेडिट कर लिए, आद्या का बैलेंस खत्म, हिसाब बराबर, 2,000 रुपये जो उसको बिन बात के दे दिए और ले लो उससे। एंड जोया को जो 2,000 रुपये बेचारे देने थे, जो दिए नहीं, वो दे दो भाई, सब डेबिट करा दो, हो गई ये इसकी भी रेक्टिफाइंग एंट्री।
इसके बाद अगले आते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स, यानी कि गलती अपने आप ही कंपेंसेट हो जाती है, मतलब गलती हुई लेकिन हमें पता ही नहीं चली, बैलेंसेस जो हमारा टोटल था ट्रायल बैलेंस का वो बराबर आ गया। कंपेंसेटिंग एरर्स क्या हो सकते हैं? नाउ फॉर एग्जांपल अपने उस कस्टमर जोया को वापस लेकर आते हैं, उससे हमारे रिलेशंस अच्छे हो गए एंड उनने कहा यार ऐसा करो, मुझे ना थोड़े पैसे उधार चाहिए थे। हमने कहा ठीक है यार ले लो पैसे, क्या बात है, तुमने कैसी बात करी, लो पैसा। हमने कहा कितना चाहिए? बोली 20,000 रुपये। हमने कहा लो यार 20,000 रुपये, ये सिंपल 20,000 रुपये मैंने उसको दे दिए, जोया डेबिट हो गए 20,000 रुपये टू यतिन, सिंपल खत्म। यतिन ने पैसा दिया जोया को 20,000 रुपीज। ये होना चाहिए था, लेकिन गलती हमने क्या कर दी, हमने जोया डेबिट टू यतिन की जगह यतिन डेबिट टू जोया कर दिया। यतिन डेबिट टू जोया like 20,000 and here also 20,000। जो पैसा यतिन को जोया को देना था वो गलती से जोया ने यतिन को दे दिया, मामला उल्टा पड़ गया। तो जब तुम दोनों तरफ देखो, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों ही तरफ 20,000 लिखा जाएगा, सही बात है, बस नाम की गलती हो गई, ये थोड़ा ऊपर नीचे नाम हो गया, ये एंट्री अपने आप ही कंपेंसेट हो गई, तुम्हारे बैलेंसेस में अंतर नहीं आएगा, तुम्हारे जो टोटल है, जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है उसमें अंतर आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि बात तो 20,000 की थी ना, यहाँ से वहां जाने थे, यहाँ से वहां चले गए, लेकिन कहाँ से कहाँ ये थोड़ी पता है ट्रायल बैलेंस को। अगर एक तरफ 20,000 रुपए बढ़े हैं तो दूसरी तरफ कम भी हो गए, वो ट्रायल बैलेंस को नहीं पता भैया, तुमने कंपेंसेट कर दी गलती आपस में ही। ये होते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स। इसको ठीक करने का क्या ही तरीका होगा, यही एंट्री वापस तुम बनानी पड़ेगी ऑब्वियसली। यतिन डेबिट टू जोया जो था उसको तुम्हें उल्टा करना पड़ेगा, जोया डेबिट टू यतिन, सिंपली तुम्हारी एंट्री ठीक हो जाएगी, ये तुम्हारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। एंड बस यही था भाई साहब, ट्रायल बैलेंस भी बता दिया, एरर्स क्या होते हैं वो भी बता दिया, उनको ठीक कैसे किया जाए ये भी बता दिया। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अकाउंटेंसी चैप्टर 7 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स। तो आइए यार इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू अ फ्लक्स ऑफ टाइम। समय के चलते जो हमारे एसेट्स की, फिक्स एसेट्स की वैल्यू के अंदर गिरावट आ जाती है, जो गिरावट आई है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। जो देखो इसकी वैल्यू थी ऐसे ऐसे करके गिरती चलेगी, इसको हो गया डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन होता है हर एक फिक्स एसेट की वैल्यू में होता है, लैंड को छोड़ के। लैंड इज समथिंग जिसमें टाइम के साथ उसमें डिग्रेडेशन होता ही नहीं है। लैंड को तो तुम किसी भी तरह यूज कर सकते हो इन फ्यूचर, इवन उसकी वैल्यू तो बढ़ और जाती है, तो डेप्रिसिएशन तो दूर की बात है, उसमें कतई नहीं होता जमीन के अंदर डेप्रिसिएशन। लेकिन तुम कोई मशीन खरीदोगे, कोई प्लांट खरीदोगे, कोई कुछ भी तुम फिक्स एसेट खरीदते हो, डेफिनेटली जो है वहां पर डेप्रिसिएशन होता ही होता है। इसके बाद मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है रिटर्न लाइन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड सीधा 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 ऐसे स्ट्रेट रखो, स्ट्रेट नहीं होगी ना स्ट्रेट लाइन मेथड। और ये है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू। अब देखो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल तुमने कोई फिक्स एसेट खरीदा है 1 लाख रुपए का, 1 लाख का कोई चीज खरीदा जिस पर डेप्रिसिएशन था 10% पर एनम, हर साल 10% से इसकी वैल्यू गिर जाएगी। और साथ ही साथ इसकी साल्वेज वैल्यू थी 10,000 रुपए। साल्वेज वैल्यू क्या होती है, इसको साल्वेज वैल्यू कहते हैं, इसको स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। ये होती है कि ये जो मशीन जो तुमने फिक्स एसेट अभी खरीदा है, इसको पूरा अपना इसकी यूजफुल लाइफ तक यूज करने के बाद तुम्हारा यूज जब इससे खत्म हो जाएगा, जब ये तुम्हारे लिए कबाड़ा हो जाएगा, तो उस कबाड़े की वैल्यू क्या होगी, उस कबाड़े को भी तो तुम किलो के भाव में बेच सकते हो ना, लोहे वाले को, तो वो तो तुम डेफिनेटली बेच ही सकते हो। तो वो जो उस कबाड़े की वैल्यू होगी तोल से, उसे हम कहेंगे साल्वेज वैल्यू। बोले तो एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाने के बाद जो उसकी वैल्यू बचती है, दैट इज साल्वेज वैल्यू। अच्छा, अब तुमसे कहें कि इसकी वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स निकालो, तो वो तुम कैसे निकालोगे? देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, 1 लाख जो है ना तुम्हारी वैल्यू, इसकी माइनस कर दो इसमें से तुम्हारी साल्वेज वैल्यू, क्योंकि वो तुम्हारे काम आ जाएगी पूरी यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद भी। तो 1 लाख में से तुम अपना 10,000 जो साल्वेज वैल्यू उसको हटा के वापस हटा दो। तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। अब देखो 1 लाख में से 10,000 इसकी साल्वेज वैल्यू तुमने हटाई, बचा 90,000। डेप्रिसिएशन था 10% पर एनम, 10% पर एनम इंटू 10% कर दो, इसको क्या निकल कर आएगा 9,000। इसकी जो वैल्यू है हर साल 9,000 से गिरेगी इस फिक्स्ड एसेट की, राइट। तो पहले साल में 9,000 माइनस कर दो, बचेगा 81,000। ईयर 2 पर अगेन 9,000 तुम इसमें से माइनस करोगे, तब ये बचेगा 72,000। अगेन इसमें से तीसरे साल में तुम माइनस 9,000 करोगे, तो इसका वैल्यू आएगा 63,000 रुपीज। ये होगी इसकी वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स, दैट इज 63,000 रुपीज।
देखो स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड का क्या मैंने मतलब बताया, एकदम सीधी सीधी लाइन है ये जो डेप्रिसिएशन है तुम्हारा 9,000 कटा तीनों साल, तो जो है 10 साल इसकी यूजफुल लाइफ है एंड पूरे 10 साल हर साल इसकी जो वैल्यू है वो 9,999,9,9,000 से ही गिरेगी। ये स्ट्रेट लाइन है, इसको अगर तुम जो है ग्राफ पे प्लॉट कर दोगे ना यहाँ पे जैसे 10K 20K, ठीक है, तो तुम्हारी लाइन कुछ यहाँ से जाएगी, सीधी 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 ही रहेगी ये। यहाँ पे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 सभी ईयर्स के अंदर तुम्हारा डेप्रिसिएशन 9,000 ही रहेगा। ये मतलब है स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड का, स्ट्रेट लाइन मेथड का। इसके बाद रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसमें देखो कुछ भी नहीं, सिंपल है। तुमने वहां पे मैंने तुम्हें स्ट्रेट लाइन बताया था, सीधा सीधा 9,999,9,9,000 से हर साल वैल्यू गिरेगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखो यहाँ पे 1 लाख का सामान खरीदा, सालवेज वैल्यू तो 10,000 रुपये एंड डेप्रिसिएशन था 10%। तो सिंपल तुम पहले तो 1 लाख में से सिंपली 10,000 माइनस कर ही दोगे, इसको हटा दो, आंसर आएगा इसका 90,000, राइट। अब देखो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता, कोई तुमने एसेट खरीदा 1 लाख रुपए का, 10% पर एनम का था डेप्रिसिएशन, 10,000 रुपए थी इसकी सालवेज वैल्यू। सबसे पहले तुम क्या करोगे, अपने 1 लाख में से माइनस कर दोगे 10,000 रुपए, सालवेज वैल्यू को हटा दो, आएगा तुम्हारा 90,000 रुपीज, ठीक है। अब इसके ऊपर तुम लगाओगे डेप्रिसिएशन वगैरह, जो भी तुम्हें काम करना है सब इसके ऊपर ही करना है। अब देखो वो कैसे होगा, सबसे पहले इसका 10% निकालोगे, 90,000 का तुम अगर निकालना चाहो 10% दैट विल बी 9,000, राइट। तो ऐसा करते हैं, 90,000 में से जरा 9,000 को माइनस कर देते हैं। ये देखो 90,000 में से करा तुमने 9,000 को माइनस, आएगा तुम्हारा 81,000, ठीक बा। अब तुम सोचो इसमें से भी 9,000 माइनस कर दे हम, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप इसमें से 9,000 माइनस नहीं करेंगे, दिस इज नॉट दी स्ट्रेट लाइन मेथड, ये नहीं है, ये है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये जो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है, अब तुम इसका भी 10% निकालोगे, इस 81,000 का 10% निकालो, हाँ साहब, फिर आएगा तुम्हारा 8100, राइट, सही है ना। हाँ ये ऐसे आएगा, हाँ ऐसे आएगा। अब यार पेज भर गया, इसे इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो सालवेज वैल्यू हटा के हमारा आया था ये 90,000, उसमें से और हमने 9,000 माइनस कर दिया तो आया 81,000, ठीक है। अब तुम 81,000 में से भी 8100 माइनस करोगे, यानी कि इसका भी 10%, पहले इसका 10%, ये गोला क्यों बन गया भाई, पहले तुमने इसका 10% यहाँ पे निकाला, फिर तुम इसका 10% ये रहा, इसको माइनस करोगे, ये आएगा तुम्हारा 72,900, ठीक है, 72,900। अब तुम इसका भी 10% निकालोगे, 7290, ठीक है, जब जाके माइनस करोगे ये आ रहा है तुम्हारा 65,610। ये होगी तुम्हारी 3 साल के बाद रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के चलते उस एसेट की वैल्यू, ठीक है। इस तरह से आप करते हो, 10% यहाँ पे भी घटा रहे हो, लेकिन यहाँ पे 10% ये नहीं कि 9,000 हो गया तो 9,000 फिक्स है, नहीं, 81,000 आ रहा है उसका 10%, 72,900 आ रहा है उसका 10%। इस प्रकार से आप इसका डेप्रिसिएशन काटते जाएंगे, इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू जो है लिखते जाओगे। दिस इज द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एंड ये जो तुम्हारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, ये ही एक्चुअली लाइफ में यूज होता है। जो इनकम टैक्स में जब जो है ये सब कैलकुलेट करा जाता है, डेप्रिसिएशन वगैरह, इनकम टैक्स के लॉ वगैरह के अंदर जो वैलिड चीज है वो यही है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही असलियत में काम आता है। वो तुम्हारा ये जो था स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, ये तो बस ऐसी है, पागल बनाने के लिए है। सही बता रहा हूँ, जब मैंने पहली बार इसको पढ़ा था ना, मैंने भाई अब तक क्या पागल बना रहे थे हमें। चुप हो जाओ चीकू, चुप हो जाओ, ये तुम्हारी बात सुन लेगा, चुपके से बताओ उसको, यहाँ पे आवाज आ जाती है तुम्हारी। अगला टॉपिक है प्रोविजन। प्रोविजन इज अ अमाउंट सेट असाइड टू मीट एन अनसर्टेन लॉस और एक्सपेंस इन द फ्यूचर, इट इज अ लीगल कंपल्शन। कोई भी तुम्हारा अनसर्टेन इवेंट होने वाला हो इन फ्यूचर में, तुम सोचो यार क्या पता कल को आग वाग लग जाए कहीं दुकान वुकान में, क्या पता कहीं चोरी वोरी हो जाए, समझ रहे हो, कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाए इन फ्यूचर, उसके लिए अपन पहले से ही तैयार होके रखें, पहले से ही थोड़ा सा पैसा निकाल के रख लें साइड में, कि भाई बाद में अगर कोई रिस्क आ गया, कोई लॉस हो गया, तो उसको अपन मीट करने के लिए, उस चीज को ठीक करने के लिए इन पैसे का इस्तेमाल करेंगे। वो होता है प्रोविजन, और ये एक लीगल कंपल्शन है, ये हमें करना ही करना पड़ता, जबरदस्ती है हर बिजनेस में इसको करना, कि प्रोविजन तुम बना कर रखो हमेशा अपने फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज के लिए। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स, इसके मतलब क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, करेक्ट प्रॉफिट लॉस तुम्हारा निकल कर आता है। उसके बाद टू असर्टेन ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन एकदम सही पता चलती है जब अपन प्रोविजन वगैरह पहले ही बना के रखते हैं, और ये सब चीजें जो है कैलकुलेट कर लेते हैं लास्ट में चल के तब। इसके बाद प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है,
तुम्हें याद आ रहा थोड़ा सा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, क्या कहता था वो ये कहता है अकाउंट ऑल दी एक्सपेक्टेड लॉसेस एंड नॉट द प्रॉफिट्स। मतलब कोई भी तुम्हें लग रहा है कि नुकसान हो सकता है, पहले उसे लिख के रख लो, पहले उसके लिए तैयार रहो। लेकिन तुम्हें कोई लग रहा फायदा होने वाला है, अरे भाड़ में जान दो वो सब मत लिख के रखो, नुकसान के बारे में पहले ही लिख के रखो। तो प्रोविजन भी यही काम है कि नुकसान के लिए पहले ही तैयार रहो प्रोविजन बनाकर। उसके बाद टू मेंटेन द कैपिटल इंटैक्ट, इससे हमारी कैपिटल भी जो है स्ट्रांग बनती चली जाती है, क्योंकि जब अपन पैसा रखते चले जा रहे हैं साइड में, तो कैपिटल बढ़ ही रहा है ना हमारा, खर्च नहीं कर दे रहे हैं हम, उसे रख रहे हैं अपने पास, तो कैपिटल बढ़ता रहता है, इंटैक्ट रहता है। इसके बाद आता है रिजर्व्स। देखो इसमें भी अपन पैसा उठा के रखते हैं, अमाउंट सेट आउट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस और टू स्ट्रेंथन दी फाइनेंशियल पोजीशन। देखो प्रोविजन किस लिए बनाए जाते हैं, अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए। रिजर्व्स किस लिए बनाए जाते हैं, जिससे कि हम किसी या तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए या फिर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। बोले तो प्रोविजन बनाया जाता है सर्वाइवल के लिए और रिजर्व बनाया जाता है एक्सपेंशन के लिए। समझ रहे थोड़ा थोड़ा, बस इस तरह समझ लो इन दोनों को। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व्स, इसकी क्या फायदे हैं। देखो एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस अभी बताया था ना मैंने तुम्हें, एक्सपेंशन के लिए कि बाद में पैसा इकट्ठा कर लो, पहले एक्सपेंड कर लो बिजनेस को, अपना उसी के अंदर लगा लो। इंप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होती है क्योंकि पैसा हमारे पास रखा हुआ होता है बढ़िया एकदम मस्त। रिडेम्पशन ऑफ लाइबिलिटीज, कोई भी लाइबिलिटी फ्यूचर में आई उसको तो पकड़ के पेल देंगे अपन। उसके बाद मीटिंग अनफोर्सीन कंटिजेंसीज, बहुत ही लंबे समय तक के जो प्लान्स हैं हमारे, उनको हम जो है उन प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाए, उन गोल्स को अचीव कर पाए, ये भी हम कर सकते हैं रिजर्व्स के चलते। उसके बाद मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट सच एज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्ड बाय द इनकम टैक्स लॉ। एक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है अपन बना के रखते हैं क्योंकि एक लीगल रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी अपने को रिजर्व बनानी पड़ते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिजर्व दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व्स। अब ये क्या क्या है भाई साहब, रेवेन्यू रिजर्व जो होते हैं वो रेवेन्यू प्रॉफिट में से उठा के अलग रख दिए जाते हैं, सेट असाइड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। इनको अपन जो है डिविडेंड बांटने के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांटने का जब समय आता है तो हम रेवेन्यू रिजर्व्स का इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं। ये रेवेन्यू के प्रॉफिट में से बचाए जाते हैं। रेवेन्यू का प्रॉफिट कौन सा होता है भाई, जो रोजमर्रा की चीजों से प्रॉफिट हो रहा है हमारा, जो हमारे रेगुलर एक्टिविटीज हैं जिनसे अपन रेवेन्यू कमा रहे हैं। रेवेन्यू क्या होता है, जो तुम्हारी डेली एक्टिविटीज हैं बिजनेस की, उससे जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू है, उसका जो प्रॉफिट है वही रेवेन्यू प्रॉफिट है, उसी में से निकाल के रखा हुआ जो रिजर्व है वही रेवेन्यू रिजर्व है। सिंपल। ये भी दो प्रकार के होते हैं, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व के भैया बस ठीक है पैसा बचा रहे हैं, थोड़ा बाद में कुछ करने वाले हैं, मतलब इसको जो हम किसी भी चीज में लगा सकते हैं इन फ्यूचर। या तो अपन बिल्डिंग को एक्सपेंड कर सकते हैं, या तो अपन मशीनरी को एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर तो अपन ज्यादा लेबर हायर कर सकते हैं। उस जनरल रिजर्व को हम किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व इज समथिंग फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, कि भाई साहब ये बिल्डिंग है, इसका हमें एक और फ्लोर बनाना है, इसको जो है एक्सपेंड करना है, उसके लिए हम रिजर्व बना रहे हैं। ये हो गया स्पेसिफिक रिजर्व के स्पेसिफिक के एक टास्क के लिए। जनरल तो भैया ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं कैपिटल रिजर्व। मैंने तुम्हें दो प्रकार के बताया ना, एक तो रेवेन्यू रिजर्व हो गया, उसके अलावा एक हो गया कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व उठा के रखा जाता है रेवेन्यू प्रॉफिट में से। कैपिटल रिजर्व कहां से उठा के रखा जाएगा, ये रखा जाएगा कैपिटल प्रॉफिट्स में से। कैपिटल प्रॉफिट्स होती हैं, तुमने कभी कोई फिक्स एसेट बेच दिया, उस पर तुम्हें फायदा मिल गया, ठीक है, वो प्रॉफिट हो गया, जो कि नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। और उस पैसे को तुम जो है, उन रिजर्व्स के पैसे को तुम डिविडेंड की तरह नहीं बांट सकते। कैपिटल के प्रॉफिट्स में से जो है रिजर्व बना के रखा जाता है। रेवेन्यू वाले रिजर्व जो है रेवेन्यू प्रॉफिट में से बचा के रखे जाते हैं। अब देखो इनके कुछ एग्जांपल और बताऊं तुम्हें। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, जब तुमने अपनी कंपनी बनाई थी, कंपनी रजिस्टर करवाने से पहले, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने से पहले जो भी तुम काम कर रहे थे उसी बिजनेस के अंदर, जब वो कंपनी ऑफिशियली कंपनी नहीं बना था वो बिजनेस, उसके अंदर जो भी तुम पैसा कमा रहे थे, जो भी तो प्रॉफिट था, वो भी कैपिटल प्रॉफिट ही माना जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, मैंने अभी बताया, कोई फिक्स एसेट बेचा, उसकी वैल्यू अगर बढ़ गई थी, उससे ज्यादा पैसा मिल गया, तो वो प्रॉफिट हो गया। उसके बाद प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। देखो तीनों चीज बता दी, डेप्रिसिएशन बता दिया, रिजर्व बता दिया, प्रोविजन बता दिया। इन तीन टॉपिक्स के साथ आपका चैप्टर समाप्त। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी का एक बहुत ही छोटा सा लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसे कह सकते हो। इससे इंपॉर्टेंट अकाउंटेंसी के अंदर कुछ भी नहीं है। आपने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है, दैट वाज द बेसिस
प्रोसेस। उससे होता क्या अल्टीमेटली बिजनेस के अंदर, उससे अकाउंटिंग के अंदर होता क्या है, वो अल्टीमेट काम यही होता है। तो ये चैप्टर है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके बारे में अभी अपन पढ़ रहे हैं। ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे बनते हैं, कितने होते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये सब हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके इंट्रो के साथ। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, बहुत ही आम भाषा में बताऊंगा तो मैं, मुझसे ज़्यादा आसानी से तुमको किसी ने एक्सप्लेन नहीं करा होगा क्या होता है। देखो भाई बहुत आसान है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो दो होंगे, तो मैं दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के लिए मिलेंगे, दो चीज़ें मतलब देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, ये बना दिया, ये कुछ ऐसा होता है, ये दो टुकड़ों में डिवाइडेड है इस तरह से, यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है। ओके, एंड ये है, ये भी कुछ इस प्रकार से ही है, ऐसे ही दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बीच में और एक लाइन है, ये क्या है, इनका क्या काम है, यही है भैया तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो इसे अपन कहते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ओके, ये तो एक अकाउंट है, लेकिन इसे अपन कहते हैं बैलेंस शीट, जो कि एक स्टेटमेंट है। ओके, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के अंदर क्या आता है, ये रही इसकी डेबिट साइड, ये रही इसकी क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट के अंदर तुम पूछोगे भाई सब क्या आता है, देखो ये जो तुम्हारा पार्ट है ये है ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट। एंड इतना जो नीचे वाला तुम्हारा पार्ट है डेट इज सॉरी ऐसे नहीं, इसको यहाँ से बता देता हूँ तो मैं, ये वाला जो पार्ट है डेट इज द P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड। ओके, सॉरी क्रेडिट क्यों लिख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे इनकम लिखना चाहिए है ना, इनकम्स। ओके, अब मैंने तुमसे कहा ये तो है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है, हमारे बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज़, जो भी अपने बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, जैसे कि परचेजेज, जैसे कि कैरिएज होता है परचेज के ऊपर, मान लो कोई सामान तुमने मंगाया और उसके ऊपर कैरिएज पे कर दिया है ना, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हो गई तुम्हारी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएंगी। तुम्हारी रेगुलर एक्टिविटीज़ से ये रिलेटेड हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएंगी। जो भी खर्चे होंगे वो सारे डेबिट साइड में, इनकम जो भी होंगी वो सारी की सारी क्रेडिट साइड में। यानी कि इनकम बोले तो क्या होता है भाई साहब, आपके जो सेल्स करने के बाद जो पैसा आ रहा है वो, और परचेस करने के बाद जो पैसा जा रहा है, डेट विल बी कॉल्ड एक्सपेंस। ओके, नीचे ट्रेडिंग, इसमें P&L अकाउंट के अंदर क्या होता है, P&L का मतलब आपको पता ही होगा शायद पहले से, P&L का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर लिखा जाता है। जब भी आपको किसी चीज़ के अंदर फ़ायदा हुआ है वो आप इस तरफ लिखोगे है ना, प्रॉफिट हुआ है तो इस तरफ लिखोगे क्रेडिट साइड में, एंड लॉस सारे के सारे डेबिट होते हैं। वेरी नाइस, आ गया सर, समझ में आ गया एकदम बढ़िया से। बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, इस तरफ आते हैं आपके एसेट्स, सॉरी बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, इस तरफ आती हैं आपकी लाइबिलिटीज़, एंड इस तरफ राइट साइड में आते हैं आपके एसेट्स। जो भी आपके पास अल्टीमेटली बिजनेस के अंदर बचा पूरे साल में तो वो सब तुम यहाँ लिख देते हो। एसेट में मान लो तुम पे कैश बचा, कैश लिख दोगे, तुम पे बैंक बैलेंस बचा, तुम बैंक बैलेंस लिख दोगे, तुम्हारे पास मशीनरी थी, तुम मशीनरी लिख दोगे, फर्नीचर था, फर्नीचर लिख दोगे। ओके, और साथ में लाइबिलिटीज़ की तुम बात करोगे, तुम्हारे पास बिल्स पेएबल थे, बिल्स पेएबल होती हैं तुम्हारी लाइबिलिटीज़, तो तुम इस तरफ लिख दो। कैपिटल तुम पे रही, कैपिटल भी एक लाइबिलिटी होती है, सबसे ऊपर कैपिटल ही लिखी जाती है। वैसे तुम लिख के इधर भी सकते हो, दिक्कत कुछ नहीं, लेकिन ठीक है। कैपिटल में से तुम ड्राइंग्स माइनस कर दो, क्योंकि ड्राइंग्स जो हैं इसमें से माइनस होती हैं। इसमें तुम नेट प्रॉफिट को कर देते हो ऐड, इस तरह से कुछ बनती है तुम्हारी बैलेंस शीट। लेकिन तुम्हें नेट प्रॉफिट ये सब नहीं पता, अभी मैं बता दूंगा तुम्हें क्या होता है। तो अल्टीमेटली ये ही है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बैलेंस शीट, और ये है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सर, यानी कि फ़ायदे क्या क्या हैं इससे फ़ायदे बहुत ही सिंपल फ़ायदे हैं। अभी जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई वही इसके फ़ायदे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आप निकाल पाते हो, साथ के साथ आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज निकाल पाते हो। इसको अपन कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। देखो इससे नहीं, ये तो पेन मिट जाएगा अभी, तो इससे लिखते हैं, इससे अपन कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि कितने एसेट्स हैं कितनी लायबिलिटीज हैं, वो होगी हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। ये निकालना ही इसका ऑब्जेक्टिव है। हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत ही बढ़िया। अब अगली चीज़ आती है कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। ये कैपिटल और रेवेन्यू तुमने काफ़ी पॉपुलर वर्ड्स हैं, तुमने पहले भी सुने होंगे, कैपिटल और एक आता है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू ये जो शब्द है इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? रेवेन्यू यानी कि रेगुलर एक्टिविटीज़ में आता हुआ पैसा, तो ये होता है रेगुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। ओके, रेवेन्यू होता है रेगुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, और जो कैपिटल है दैट इज फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड, है ना, फिक्स्ड एसेट्स, और ये करंट एसेट्स से रिलेटेड मान लो तुम इसे रेवेन्यू को। तो एक दो चीज़ें होती हैं इसमें एक तो होती है रिसिप्ट यानी कि इनकम। रिसिप्ट यानी आती हुई चीज़, इनकम मतलब आती हुई चीज़, ठीक है। रिसिप्ट और इनकम
मतलब ये दोनों में ही होती है, तो इसको जो है मैं बीच में लिख देता हूँ, ठीक है, बीच में लिख देता हूँ। और साथ के साथ होता है इसमें एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे। ये देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर परचेज किया है, जब तुमने फिक्स्ड एसेट को परचेज किया है तो तुमने उसके लिए पैसा पे करा होगा, है ना। जब तुम पैसा पे करोगे तो वो तुम्हारे लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा, सही बात है। तो वो तुम्हारा कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब तुम फिक्स्ड एसेट्स को सेल करोगे तब तुम उससे जो है पैसा आएगा तुम्हारे पास, यानी कि रिसीव होगा, इनकम आएगी। दैट विल बी कॉल्ड रिसिप्ट और इनकम, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट। ओके, अभी रेवेन्यू की बात अपन करते हैं। रेवेन्यू के अंदर रेगुलर एक्टिविटीज़ की बात होती है। रेगुलर एक्टिविटीज़ मैंने तुम्हें बताया, कपड़े की दुकान है तो कपड़े की खरीद बेच, परचूने की दुकान है तो परचूने के सामान की खरीद बेच। अभी तुम रेगुलर एक्टिविटीज़ के अंदर जब तुम परचेजेस करोगे, यानी कि जो तुम सामान माल लेकर के आते हो, रॉ मटेरियल वगैरह, है ना, जब तुम परचेजेस करोगे तो डेट विल बी कॉल्ड, उसमें तुम्हें पैसा पे करना पड़ेगा, डेट विल बी कॉल्ड एक्सपेंडिचर, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब तुम रेगुलर एक्टिविटीज़ के अंदर माल वाल जो है तो सेल करोगे, जब तुम सेल करोगे, जब सेल्स होगी तो उससे क्या होगा भाई साहब, उससे आपके पास पैसा आएगा, यानी कि इनकम आएगी। डेट विल बी कॉल्ड रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू रिसिप्ट उसको आप कह सकते हैं। दोनों ही चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं, नहीं आई हो तो वीडियो पीछे करके देख लेना। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो तो उससे आपका निकल करके आता है ग्रॉस प्रॉफिट या फिर लॉस। ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है ये मैं आपको अभी बता दूंगा। पीएनएल जब आप निकालते हो, बनाते हो, उससे आपका निकल करके आता है नेट प्रॉफिट या फिर लॉस। ओके, एंड बैलेंस शीट के अंदर आप एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को अपने लिखते हो। सिंपल सा हिसाब है ना। बैलेंस शीट जो है मैच होनी चाहिए, लेफ्ट एंड राइट बराबर। ओके, लेफ्ट एंड राइट बराबर हो जाता है क्योंकि तुमने बाकी पिछली जितनी भी चीज़ें करी हैं, सॉरी ये वाला पेन नहीं, मुझे ये करना चाहिए, ये सब जितना करा है इससे पीछे अकाउंटिंग के अंदर जितना तुम ऊपर चीज़ें करके आए हो, जर्नल हो गया तुम्हारा, लेजर हो गया, ये सब चीज़ें जब तुमने बनाई हैं, लेजर के बाद तुमने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस के बाद तुमने जो है ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाए हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल तुमने बनाए हैं। इसके बाद अल्टीमेटली तुम्हारी बनती है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का जो लेफ्ट एंड राइट साइड है वो बराबर होना चाहिए। ओके, अब तुम्हारे यहाँ पर मुझे पता है डाउट क्या है, ये ग्रॉस प्रॉफिट लॉस और नेट प्रॉफिट लॉस क्या है। अब देखो समझना, तुमने कोई भी रेगुलर एक्टिविटी करी, सेल्स करी अपने सामान की, ठीक है, सेल करी और परचेज भी तो तुमने करी होगी सामान। सेल में से जैसे तुम परचेज माइनस करोगे तो क्या निकल कर के आएगा, सेल्स में से परचेजेस जब अपन माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है गाइस, सेल ज़्यादा परचेज कम, तो निकल कर के आता है प्रॉफिट, निकल के आता है कि नहीं। तो वही प्रॉफिट होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, एंड नेट प्रॉफिट क्या है, नेट इज समथिंग लाइक सब कुछ, पूरा का पूरा प्रॉफिट। एक चीज़ मैंने तुम्हें बताई, फिक्स्ड एसेट्स भी यहाँ पर एक चीज़ होती है, तो तुमको क्या करना है, एक मिनट रुको, फिक्स्ड नीले कलर से लिखूंगा जिससे तुम्हें ज़्यादा अच्छा समझ में आए, ज़्यादा अच्छा देखने में आसानी हो। फिक्स्ड एसेट्स की बात चल रही है। फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट से तुमने इनकम माइनस एक्सपेंस कर दिया, ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंस, अगेन तुम्हारा निकल कर क्या आएगा, प्रॉफिट। एकदम सही बात है। तो सर एक चीज़ हम आपको बताते हैं, ये जो तुम्हारा प्रॉफिट था, ये वाला प्रॉफिट, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, एंड ये जो तुम्हारा प्रॉफिट था फिक्स एसेट्स को बेचकर, इसको अपन कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, ये होते हैं तुम्हारे नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये सारा जब तुम मिला देते हो तो निकल कर के आता है तुम्हारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, अगर उल्टा होता है, मान लो लॉस होता है, तो नेट लॉस उसे हम कह देंगे। यानी कि ठीक है, तुमने सेल परचेज से प्रॉफिट करा, लेकिन तुमने कुछ फिक्स एसेट बेच के भी प्रॉफिट करा, वो सारा जोड़ जाड़ के तुम कह दो उसे नेट प्रॉफिट। खेल पानी समाप्त। दोनों का अंतर समझ में आ गया? तो तुम्हें क्या क्या समझ आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट समझ में आ गया, साथ के साथ तुम्हें कैपिटल और रेवेन्यू समझ में आ गया, साथ के साथ तुम्हें पी&एल ट्रेडिंग आ गया, बैलेंस शीट आ गया। बहुत ही बढ़िया। अब क्या चाहिए, हमारा काम है आपको समझाना, कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग से आपके दिमाग तक पहुंचाना, जो कि हमने कर दिया है। अब इलस्ट्रेशंस की जहां तक बात रही कि भाई साहब थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करो और न्यूमेरिकल करा दो, वो सब हमारा काम नहीं है, वो आपका काम है। आप बुक खोलो, खुद से समझो, खुद का दिमाग मारो, करो, सॉल्व करो। सोल्यूशन ना आए तो इंटरनेट से चेक करो सोल्यूशन, जब जाकर तुम्हारी बात बनेगी। खुद से जाओ, बुक खोलो, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, कैसे बनता है, क्या फॉर्मेट है, वो सब तुम अपने आप देख लो बुक के अंदर, खुद से एग्जाम्पल देखो, खुद से करो, खुद से मेहनत करो। मैंने तुम्हें शब्दों के मतलब समझा दिए हैं क्या होते हैं। एंड कायदे में एक टीचर का काम यही होता है। बाकी तुम्हें कोई डाउट आएगा तो मैं डेफिनेटली सॉल्व कर दूंगा, तुम कमेंट में पूछ लेना। तुम चाहोगे मैं एक और इस पर वीडियो बना दूंगा।
इसके अलावा और एक टॉपिक हमारा इसके अंदर बचता है, वैसे एक और चैप्टर हो गया तुम्हारा, ऐसे समझ लो एक और चैप्टर हमने इसके अंदर जोड़ दिया, दैट इज एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट भी करे जाते हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो गया, मैनेजर्स कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, साथ के साथ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स यानी कि दे दिए होंगे, ठीक है, तो उनको भी जो है एडजस्ट करना होता अपने स्टेटमेंट वगैरह के अंदर, है ना। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, इसको अपन क्या कहते हैं, पर्सनल यूज के लिए निकालते हुए सामान को हम इसको कहते हैं ड्राइंग्स, कहते हैं कि ड्राइंग्स। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट अमंग स्टाफ एज स्टाफ वेलफेयर, यानी कि इनमें ऐसी बांट दी है। साथ के साथ एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल ऑफिस, ये क्या लिखा है मैंने भाई, शिट भाई, ये जब मैं लिख रहा था ना, मैं वॉइस टू टेक्स्ट कर रहा था, इसने चोक कर दिया, ये मैंने टाइप नहीं करा, ये मैंने बोला है, ये ऑफिस नहीं आएगा, यहाँ पे तुम लिख लो लॉसेस, है ना, लॉसेस। ये सब चीज़ें अपने को, ये सारे के सारे आइटम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एडजस्ट करने पड़ते हैं। कैसे करने पड़ते हैं मुझे नहीं पता, मतलब मैं नहीं बता रहा, तो मैं अपने आप बुक में देखो और खुद से करो अपने साइड से। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, कुछ खुद नहीं करेंगे, अकाउंटेंसी आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सब पूछते रहते हैं भाई अकाउंटेंसी पे वीडियो लंबे क्यों नहीं बनाते, अकाउंटेंसी के इलस्ट्रेशन क्यों नहीं कराते। इलस्ट्रेशन करना खुद का काम होता है, टीचर का नहीं होता। टीचर का काम है समस्या सुलझाना। इलस्ट्रेशन बने ना तुमसे तब आना मेरे पास, मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए वीडियो। तब तक के लिए शुक्रिया, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय।